हेलो एवरीवन, संग्राम आईएएस एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, यूपीएससी सीएससी 2025 के लिए यहाँ पे 75 डेज़ भी नहीं बचे हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम ऐसे एस्पिरेंट्स होंगे जिन्होंने जो मान लो फॉर्म जो है 12 लाख लोग जो है यहाँ पे ऑन एन एवरेज जो है हर साल फिल करते हैं। ठीक है, तो जिनमें से मैं बोलता हूँ कम से कम 1 से 2 लाख के बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने जो है मेंस ओरिएंटेड भी अपनी प्रिपरेशन यहाँ पे पूरी तैयार कर ली है। ठीक है, और उनमें से वैसे मैं बोलता हूँ 5 से 6 लाख बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने प्रीलिम्स की ओरिएंटेड जो है अपनी प्रिपरेशन यहाँ पे शुरू की हुई है या फिर उन्होंने तैयार कर ली हुई है। ठीक है, पर 12 लाख के बच्चों में से कुछ ऐसे भी होते हैं, 3 से 4 लाख या 5 लाख बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने जो है यहाँ पे जो है फॉर्म तो फिल किया होता है पर तैयारी बिल्कुल भी नहीं की होती है। ठीक है, तो ये वीडियो वैसे तो है सारों के लिए। जो इन्वायरमेंट का ये जो सीरीज़ मैंने शुरू की हुई है, तो ये बेसिकली जो है आपकी रिवीजन सीरीज़ है। पर इस वीडियो को मैं जो है जो आपके ये जो बिगिनर्स हैं उनके ओरिएंटेड भी यहाँ पे रखूँगा। ठीक है, तो मैक्सिमम यहाँ पे आप देखोगे जो मैक्सिमम बच्चों को जो फोमो होता है ना, वो पीडीएफ का होता है। ठीक है, पीडीएफ की जो लैंग्वेज होती है काफ़ी टफ होती है और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ये जो है लंबी होती है, लंबी लंबी इसमें बनाई होती है। ठीक है, पर इसमें जो है यहाँ पे जो है ये जो मैंने हैंड में रिटन नोट्स बनाए हुए हैं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्मेट में, तो ये मैंने आपके लिए बनाए हुए हैं। और इससे ऐसा होगा, जो मैक्सिमम बच्चे ऐसे होते हैं जो पीडीएफ जो है उनको अंडरस्टैंड नहीं होती, क्योंकि लैंग्वेज एक काफ़ी बड़ा बैरियर होता है। यूपीएससी में बोलते हैं ना, एक फोमो है अभी हिंदी मीडियम में सिलेक्शन नहीं होती, तो मैक्सिमम बच्चे जो हैं जो हिंदी मीडियम से होते हैं वो इंग्लिश में शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश में शिफ्ट तो कर देते हैं पर उनके लिए जो है लैंग्वेज काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो देखो, इसका सोल्यूशन ज़्यादा तो मैं तो नहीं बोल सकता कि इसमें जाए, क्योंकि आपकी जो है आपकी खुद की अडेप्टेशन है, प्रैक्टिस है। ठीक है, लैंग्वेज के ऊपर। पर मैं ये जो लैंग्वेज है ना, इसको मैं इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकता हूँ, हिंदी और इंग्लिश में। और इसकी जो लैंग्वेज है ना, यहाँ पे मैंने बनाई हुई है अपने नोट्स के, बिल्कुल सिंपल है। जो बिल्कुल बिगिनिंग वाला बच्चा है ना, उसको भी ये चीज़ समझ आएगी। तो आज की वीडियो जो है ना, मैं कंप्लीटली जो है इकोलॉजी इसमें जो है कवर करा दूंगा इस वीडियो में। वन शॉट 4 से 5 चैप्टर है, इसको जो है 1.5 से 2 घंटे में इस वीडियो को कंप्लीटली कवर करा दूंगा। और यहाँ से आपके 4 से 6 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से इकोलॉजी से आएंगे। पर ये ऐसा है, आपके करंट अफेयर से भी यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको जो है, अगर मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं यहाँ पे करंट अफेयर भी आपको करवा दूंगा। पर अगर टाइम नहीं मिलेगा तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो है इसमें जैसे स्पीशीज़ होगी, स्पीशीज़ के बारे में देखोगे, स्पीशीज़ कौन कौन सी न्यूज़ में है। ठीक है, ऐसी ऐसी अलग अलग चीज़ों के ऊपर मैं यहाँ पे बात करूँगा, तो आप देख लेना। जैसे इंट्रैक्शन होगी, इकोलॉजिकल इंट्रैक्शन जो है यहाँ पे आप इकोसिस्टम की, तो इसमें यहाँ पे आप देखोगे अलग अलग टाइप की इंट्रैक्शन है। तो इंट्रैक्शन के एग्जांपल्स भी यहाँ पे पूछ लेते हैं, भी बताओ भाई इसमें कौन सी है, अमेंसलिज्म है, कमेंसलिज्म है, इनके बारे में। जिसने नहीं सुना है तो उसको मैं आगे मैं बताऊंगा, इसमें इसी वीडियो में पढ़ाएंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं, काफ़ी टाइम हो रहा है। तो इकोलॉजी के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारी जो बेसिक है, जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट है क्या चीज़ है। बोलते हैं इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट है, तो इन्वायरमेंट क्या चीज़ है। तो इन्वायरमेंट कुछ नहीं है, आपका सम ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग एलिमेंट्स है। उनको आप ऐड करोगे तो उसको आपका ये जो है इन्वायरमेंट बन जाएगा। जो लिविंग है उसको आप बायोटिक बोलते हैं, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स है उसको आप अबायोटिक बोलते हैं। ठीक है, और ये जो नॉन लिविंग है इसमें आपकी ये जो आर्टिफिशियल्स जो है ये मैन्युफैक्चरिंग, जैसे आपकी कार होगी, पेन होगी, जैसे आप वीडियो लेक्चर यहाँ पे सुन रहे हैं, आपका फ़ोन हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ भी इसमें यहाँ पे ये जो है ऐड होती है। ठीक है, आपके सराउंडिंग में जो भी चीज़ें आपको दिख रही है वो सारी की सारी एनवायरमेंट में काउंट होती है। ठीक है, तो बायोटिक के एग्जाम्पल देखो, ट्रीज हो गए, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए। और अबायोटिक में यहाँ पे आप देखोगे सन रेज होगी, ठीक है, रेन होगी, विंड होगी, क्लाउड हो गए, रॉक हो गए, सॉइल होगी, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब बायोटिक में यहाँ पे आप देखोगे एबायोटिक हो आपके यहाँ पे इनऑर्गेनिक, और ऑर्गेनिक में भी यहाँ पे इसमें जो है यहाँ पे इसको जो है सेग्रीगेट कर सकते हो। ठीक है, तो आगे जब हम जाएंगे वीडियो के साथ साथ, तब मैं आपको यहाँ पे बताएगा इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स है अबायोटिक फैक्टर के। ठीक है, अब इसी में आप देखो जो इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम क्या है, मैक्सिमम लोगों को यही समझ नहीं आती इकोसिस्टम क्या है। तो सिंपली यहाँ पे मैंने राइट किया हुआ है, इकोसिस्टम क्या है, इंट्रैक्शन है बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स की। समझ आ रही है बात क्या है। जैसे मैंने बोला, ये जो ट्री है ना, ट्री को जब सनरेज मिलेगी तो ये क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस ही करेगा ना। तो इसी को तो यहाँ पे इंट्रैक्शन बोल रहे हैं ना। ये जो है, इसमें जो है ये बायोटिक फैक्टर अबायोटिक फैक्टर के साथ यहाँ पे डिपेंड है। ये जो प्लांट है यहाँ पे इसको सनरेज मिल रही है तभी इसकी ग्रोथ हो रही है, इसकी न्यूट्रिशन भी इसको मिल रही है। इसी को बोलते हैं इकोसिस्टम। ठीक है, जब एक दूसरे के साथ हम इंट्रैक्शन करेंगे तो उसको यहाँ पे आपको बोलेंगे इकोसिस्टम। ठीक है, अब इकोलॉजी क्या होगी, अब इकोसिस्टम को जब आप स्टडी करोगे ना तो उसको यहाँ पे आप जो है इकोलॉजी बोलोगे। ठीक है, तो ये बेसिक टर्म है। अब एक बात बोलते हैं भी, ऐसे बोलते हैं भी इकोसिस्टम और सराउंडिंग में क्या है फर्क है। ठीक है, लोग बोलते हैं भी इकोसिस्टम है, सराउंडिंग सराउंडिंग सराउंडिंग। तो आपको जो है, वैसे तो एग्जाम में तो ये पूछेगा नहीं, पर आपको इतनी सी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए भी है क्या चीज़ है। जो सराउंडिंग है ना आपकी, सराउंडिंग में आपकी जो नेचुरल फैक्टर है, जो अबायोटिक फैक्टर है, वो भी यहाँ पे आएंगे, और जो आर्टिफिशियल फैक्टर्स है वो भी यहाँ पे आएंगे। जैसे ये जो कार होगी, टेबल होगी, ठीक है, इसको आप ऐड अप कर सकते हैं। जैसे मैंने इन्वायरमेंट में बोला सारी चीज़ें ऐड होगी, तो सराउंडिंग में भी आपकी सारी चीज़ें ऐड होगी। आपका फ़ोन है, ये भी सराउंडिंग में ऐड होगा। आपके पास यहाँ पे जो है हेडफोन होगी, कुछ और चीज़ें होगी, ये भी ऐड होगी। पर इकोसिस्टम में जो ऐसा है, जो अबायोटिक फैक्टर है,
ये जो अबाइटिक फैक्टर है ना, इसमें जो नेचर के द्वारा दिए हुई वही चीज़ें इसमें जो है यहाँ पे होगी। जैसे आपकी गैसेज होगी, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, SO2 होगी, सल्फर डाइऑक्साइड, ऐसी ऐसी चीज़ें एयर में जो प्रेजेंट है इस चीज़ को हम काउंट करेंगे, ठीक है। एनिमल स्पीसीज होगी, ठीक है, इस चीज़ को हम काउंट करेंगे। पर ये जो आर्टिफिशियल चीज़ है ना, इसको इकोसिस्टम में कभी भी काउंट नहीं किया जाएगा, तो इस चीज़ के बारे में आप ध्यान रखना, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपकी हैबिटेट। हैबिटेट क्या होता है यार, जो आपका जो होम है ना, किसी भी स्पीसीज का घर है उसको हैबिटेट बोल रहे हैं। जहाँ पे आप रह रहे हैं ना, उसको आप क्या बोलोगे, होम की जगह बोलोगे भी मेरा हैबिटेट ये है, तो ये एक ही बात है, ठीक है। अब स्पीसीज है, टाइगर है, टाइगर का हैबिटेट कहाँ पे, टाइगर तो जंगल में रहता है यार, तो टाइगर का हैबिटेट कहाँ पे होगा, जंगल में होगा, ठीक है। तो इतनी सी बात है। अब आ जाओ निश। निश का मतलब अगर मैं बोलूँ तो निश में अगर फंक्शन के साथ बोलूँ, मैं बोलूँ फंक्शन क्या है आपका, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं ना, आपका फंक्शन क्या है यहाँ पे, जो यहाँ पे मान लो किसी भी जगह पे आप गए हो, अब मैं टीचिंग कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, बैठा हूँ। अगर कोई बंदा मेरे से पूछेगा भाई तेरा फंक्शन क्या है, फंक्शन की जगह अगर वो घुमा के बोलेगा भाई तेरा निश क्या है, तो मैं बोल सकता हूँ ना मेरी निश क्या है, टीचिंग है, मैं पढ़ा रहा हूँ इस टाइम, ठीक है। तो ये मेरी निश है इस टाइम, ठीक है। तो इसी को बोलेंगे फंक्शन ऑफ स्पीसीज इन एन इकोसिस्टम। अब स्पीसीज है, अलग अलग स्पीसीज है, कार्निवोरस है, हार्बीवोरस है। अब हार्बीवोरस में भी आप देखोगे अलग अलग स्पीसीज है, डियर होगी, काऊ होगी, तो वो भी अगर उनका फंक्शन क्या है, इनका फंक्शन बेसिकली क्या है, घास खाना है, ठीक है। तो अब घास खाएगी तो आप देखोगे जो डियर है ना, वो कुछ अलग वराइटी का घास खाएगा, जो आपकी जो काऊ है कुछ अलग वराइटी की घास खाएगी और कुछ और अलग। तो ये जो है यहाँ पे सॉरी तो यही यहाँ पे निश है, ठीक है। अब निश के ऊपर मैं बोलता हूँ नोट टू स्पीसीज है, जो कोई भी दो स्पीसीज है कुड नॉट हैव सेम निश, ठीक है। ये बात है, इसको कान खोल के बिठा लो, कोई भी दो स्पीसीज है उनकी निश कभी भी सेम नहीं हो सकती है, ठीक है। अगर उनकी निश सेम होगी तो उनके बीच में यहाँ पे इंट्रैक्शन होगी, ठीक है। इंट्रैक्शन होगी तो इंट्रैक्शन का मतलब कैसा होगा, जो स्ट्रॉन्गेस्ट होगी उसी की विन विन होगी, और जो वीक होगा ना उसको लूज करना पड़ेगा, और उसको जो उसकी जो निश है उसको उसके उससे यहाँ पे जो है चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ है। जब शुरुआत होती है ना, जैसे हमारे जूलॉजिकल टाइम स्केल में हम देखेंगे भी अर्थ का जो एवोल्यूशन होता है, तो उसमें आप देखोगे जो मैक्सिमम स्पीसीज है ना, एक ही तो थी यार, एक ही स्पीसीज थी ना। फिर टाइम जो है यहाँ पे आप देखोगे जेनेटिक मॉडिफिकेशन होती है, और उसके बाद यहाँ पे सारों के यहाँ पे अलग अलग फंक्शन यहाँ पे शुरू होते हैं, ठीक है। अपने अडेप्टेशन के हिसाब से सारों के यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे फंक्शंस चेंज हो जाते हैं। अगर अभी भी बात समझ नहीं आ रही है तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। तो यहाँ पे मान लो एक ट्री है, ठीक है। अब ट्री के ऊपर मान लो मैं यहाँ पे 3 वर्ड स्पीसीज है, B1 B2 और B3 है, ठीक है। अब B1 मान लो यहाँ पे फ्रूट्स को कंज्यूम करती है, ठीक है। और B2 स्पीसीज में मान लो यहाँ पे जो है ट्री की लीव्स पत्तियों को खाती है, और B3 मान लो यहाँ पे जो इंसेक्ट्स है उसको खाती है, ठीक है। तो ये इनकी निश है, पर इनकी निश के पीछे की भी एक स्टोरी होगी ना, ये क्यों खा रही है, एक फ्रूट ही क्यों खा रही है, एक जो है यहाँ पे जो है इंसेक्ट्स खा रही है, एक लीफ खा रही है। तो इसकी स्टोरी ऐसी है साहब, अगर तीनों के एक टाइम ऐसा होगा जो तीनों है ना, तीनों बोलेंगे साहब मैं तो फ्रूट ही खाऊंगी, ठीक है, ऐसा बोलेगी भी हम जो है फ्रूट ही खाएगी। पर फ्रूट का जो है हमने बोला भी रिसोर्सेज जो है हमेशा लिमिटेड होते हैं, जो लिमिटेड रिसोर्सेज होंगे तो इसके कारण यहाँ पे क्या हो, इनकी इंट्रैक्शन होगी। इंट्रैक्शन बोलो सिंपल तो जड़ वो की में आपस में, ठीक है। जो स्ट्रॉन्ग होगा वही विन करेगा और वही फ्रूट खाएगा। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब तीनों के बीच में यहाँ पे स्ट्रगल होगा, ठीक है, जब स्ट्रगल होगा तो स्ट्रगल के बाद ऐसा होगा जो हारेगा उसको जो है फ्रूट छोड़ना पड़ेगा, उसको अपने सर्वाइवल के लिए कुछ और चीज़ खानी पड़ेगी, ठीक है। तो उसी हिसाब से ये जो है जो लीफ खाना शुरू कर देगी एक, और जो तीसरी है जो हारेगी वो क्या बताऊँ इंसेक्ट्स को खाना शुरू कर दे, तो यही निश है, ठीक है। तो कभी भी दो स्पीसीज की निश जो है सेम होगी तो वो टाइम सेम नहीं होगा कभी भी, ठीक है। तो कभी देखना कोई चीज़ यहाँ पे मान लो कोई शेर है जो है यहाँ पे शिकार करता है, हंटिंग करता है, और पास में हाइना है, तो पहले शेर उस चीज़ को खाएगा, उसके बाद फिर हाइना उसको खाने के लिए आएगा, एक टाइम में आएगा, तो यहाँ पे इनमें आपस में इंट्रैक्शन होगी, ठीक है। तो इसमें स्ट्रगल होगा और वही बात होगी जो हाइना वो फिर हार जाएगा, ये पैक में होते हैं। तो यही चीज़ है, तो ये बात दिमाग में रखना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कभी किसी जमाने में पूछा हुआ था आज से 10-15 साल पहले। तो यहाँ पे निश किस में हैबिटेट के लिए हो सकती है, रहने के लिए हो सकती है ना, कौन सा, अगर मान लो कंड्यूसिव इन्वायरमेंट है, अब मैं बोलता हूँ भी मेरे लिए ये सबसे अच्छा है, ठीक है, कंड्यूसिव है, तो इसमें यहाँ पे आप देखोगे भी हम और कोई और पर्सन है तो बोलेगा भी यहाँ पे, जैसे मैं बोलता हूँ यूपीएससी यार सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, 1000 सीट है तो बोलते तो सारे अभी हमारे को भी चाहिए, हमारे को भी चाहिए, ठीक है। पर मिलेगा तो उसी को जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो होगा एडुकेट होगा, ठीक है, जो सबसे फिट करेगा उसके लिए, जो कंडीशन को रिक्वायरमेंट्स को पूरी फिल करेगा, तो वही है यहाँ पे। तो हैबिटेट के हिसाब से देखो भी रहने के लिए बात है भाई, जहाँ पे होगी तो उसके ऊपर निश भी हो सकती है, फूड के ऊपर भी हो सकती है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया उसमें जो आपको बर्ड्स का, तो उसमें भी है ईटिंग या डिकम्पोजिंग के लिए, खाने के लिए निश होती है, रिप्रोडक्शन के लिए भी होती है यार, रिप्रोडक्शन के लिए तो सारों के साथ ही होती है यहाँ पे, ठीक है। इवन ह्यूमंस में भी है, ठीक है, जल से काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन में निश होती है, स्ट्रगल होता है, अगर दो चीज़ें आपस में आती है तो यहाँ पे स्ट्रगल होगा, और उसके बाद फिजिकल और केमिकल एनवायरमेंट जैसे लैंडस्केप हो गया, ह्यूमिडिटी हो गई, टेम्परेचर हो गया, अब हर चीज़ अलग अलग हिसाब से है। अब मान लो जो यहाँ पे टेम्परेट रीजन का जो जानवर है, ठीक है, ठीक है, टेम्परेट या सब टेम्परेट या पोलर में जाओगे तो उसको अगर तुम यहाँ पे ट्रॉपिकल रीजन में डाल दोगे तो वो यहाँ पे सर्वाइव कर पाएगा, उसका जो निश है उसका फंक्शन है वो कर पाएगा, नहीं कर पाएगा ना, तो यही चीज़ इसमें इन्होंने बात की हुई है, ठीक है। तो ये आपकी निश है। अब नोट है, ये प्रीवियस क्वेश्चन का एक यहाँ पे जो है स्टेटमेंट है,
ये बोलता है डिफरेंट स्पीसीज कुड हैव सेम हैबिटेट बट कैन नॉट हैव सेम निश, ठीक है। जंगल है यार, जंगल में कितने सारे स्पीसीज रहती है, ठीक है, आदि कार्बिवोर्स है, हार्बिवोर्स है, ओमनिवोर्स भी कुछ एक चीज़ें जैसे क्रो हो गया। तो इसमें आप देखो कि सारी चीज़ें अलग अलग करेगी। जो डियर है वो कुछ अलग तरीके का घास खाएगा, जिराफ है कुछ अलग तरीके से खाएगा क्योंकि वो ऊपर पेड़ के ऊपर की पत्तियां खाएगा, कुछ अलग खाएगा। तो रहेंगे भी तो उसी हैबिटेट में है पर उसका फंक्शन अलग अलग हो जाएगा। तो ये बातें यहाँ पे आपको समझ आनी चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाओ इन्वायरमेंट में। अब इन्वायरमेंट में मैंने बोला दो फैक्टर है, बायोटिक है और अबायोटिक है। तो बायोटिक के ऊपर आ जाओ। बायोटिक यहाँ पे आप देखो इसमें जो है दो कैटेगरी हैं, एक प्रोड्यूसर है, एक कंज्यूमर है। अब प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के ऊपर हम कैसे बोलेंगे भाई ये प्रोड्यूसर है और ये कंज्यूमर है, ठीक है। तो प्रोड्यूसर के ऊपर कैसी बात है साहब, ये जो रिप्रोड्यूस करेगा ना, रिप्रोडक्शन करेगा, तो ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होगा, ये इंडिपेंडेंट होंगे प्रोड्यूसर, ठीक है। और ये जो फूड है ना, फूड के ऊपर भी इनकी इंडिपेंडेंट होंगे, किसी के ऊपर ये डिपेंड नहीं करेंगे, ये खुद खाना बनाएंगे। इसका एग्जाम्पल है ऑटोट्रॉप्स, प्लांट्स होंगे, फाइटोप्लैंक्टन्स होंगे, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, ये फोटोसिंथेसिस करेंगे ना। ये थोड़ी नहीं बोलेंगे भाई तू है, मैं मतलब यहाँ पे मेरे को अच्छा दिख रहा है, जैसे शेर है ना, मेरे को दिख रहा है भी यहाँ पे एक हिरन है, मैं उसको जाके खाऊंगा, ठीक है। तो वो क्या होगा, डिपेंडेंट है। तो रिप्रोडक्शन और फूड के ऊपर ये जो है डिपेंडेंट रहते हैं कंज्यूमर हमेशा। तो ये बात याद रखना, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर में क्या फर्क होता है। तो इसमें जो है अलग अलग डिग्री के यहाँ पे कंज्यूमर होते हैं। तो मान लो प्राइमरी है, सेकेंडरी है, ठीक है, टर्शरी है और क्वाटनरी है। तो इसमें अगर यहाँ पे मैं बोलूँ, ये जो कंज्यूमर है, प्राइमरी कंज्यूमर है, मैंने बोला भी ये डिपेंडेंट रहते हैं। तो फूड ये कहाँ से खाएंगे, ठीक है। जैसे ये काऊ है, डियर है, तो ये घास को खाएगा, इसको खाएगा ये, ठीक है, इसको खाएगा। और इसके बाद फिर फ्रॉग है, मान लो या वुल्फ है। अब ये जो फ्रॉग है ना, सब भूख तो इसको भी लगी, ये क्या खाएगा, ठीक है। अब घास तो ये खाएगा नहीं, तो ये खाएगा यहाँ पे ये जो ग्रास हॉपर आपको दिख रहा है, ये इसको खाएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ पे आप देखोगे स्नेक है, स्नेक इसको खाएगा, और उसके बाद फिर ईगल इसको खाएगा। तो ये एक यहाँ पे आपको एक साइकिल देखने को मिलेगी। अगर इसको मैं ट्रॉफिक लेवल के हिसाब से बात करूँ, यहाँ पे ट्रॉफिक लेवल का मतलब होता है जो स्पीसीज की पोजीशन कहाँ पे है फूड चेन में, ठीक है। जो आपकी फूड चेन है उसमें स्पीसीज की पोजीशन कहाँ पे है उसको ट्रॉफिक लेवल बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे नीचे यहाँ पे ग्रास आएगी, उसके बाद ग्रास ऊपर, फिर इसके बाद फिर फ्रॉग, स्नेक, ईगल, ठीक है। तो इसी चीज़ में यहाँ पे आपको यहाँ पे ये ट्रॉफिक लेवल के हिसाब से भी देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आएगा 20-30 मिनट के बाद मैं यहाँ पे आपको समझा दूंगा। दूसरे आ जाओ अबाइटिक फैक्टर। इसके ऊपर मैं फिर आगे बताऊंगा इसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के ऊपर यहाँ पे। तो अबाइटिक में आपकी जो सनलाइट्स होगी, टेम्परेचर हो गया, मॉइस्चर हो गया, रेन हो गया, सॉइल हो गया, ये सारी चीज़ें इसमें जो है आपके अबाइटिक फैक्टर में यहाँ पे ये काउंट होती है। तो बात यहाँ पे आपको समझ आई या नहीं आई। तो इसी से यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे और आपकी इन्वायरमेंट की फॉर्मेशन होगी और इसमें जो है आपकी यहाँ पे लाइफ शुरू होगी। तो ठीक है, अगर सर्वाइव करना है तो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करो, अगर नहीं करना है तो फिर आपकी मृत्यु तय है, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट आ जाओ यहाँ पे। अब मैंने बोला भी यहाँ पे जो इन्वायरमेंट है तो इसका प्रोसीजर क्या है। तो देखो सबसे पहली बात है आपका सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है। एनर्जी सबसे पहली बात है, एनर्जी ही यहाँ पे जो है इसमें जो है वन से एक लेवल से दूसरे लेवल के ऊपर यहाँ पे सक्सीड करेगी, ठीक है। तो एनर्जी ही यहाँ पे आपकी ये जो बायोमास है, बायोमास समझते हो, बायोमास का मतलब होता है वेट। किसी भी पर्टिकुलर एरिया में मान लो जितने भी फॉरेस्ट ट्रीज, ग्रास वगैरह जितने भी है, उसको आप अगर ड्राई सुखा लोगे, ठीक है, और उसको आप उसका वेट जब यहाँ पे आप काउंट करोगे तो उसको आप बायोमास बोलोगे, ठीक है। तो सन जो है, ये जो सन है, अगर सन की यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे प्लांट को रिक्वायरमेंट क्या होती है, फोटोसिंथेसिस के लिए। फोटोसिंथेसिस के लिए यहाँ पे इसको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर चाहिए होता है, ठीक है। तो जिसके कारण यहाँ पे ये क्या है, ग्लूकोज बनाता है और जो बची हुई ऑक्सीजन उसको ये एटमोस्फेयर में रिलीज करता है, जिसको जो है ह्यूमन एनिमल्स जो है इनहेल करते हैं, ठीक है। ये इसका जो है यहाँ पे इसकी प्रोसीजर है। सॉरी। तो देखो ग्लूकोज के बारे में मैंने बात की भी, ग्लूकोज यहाँ पे ठीक है जो बायोमास है। अब इसको क्यों, फिर वही बात है, जब घास बन जाएगी ना, यहाँ पे ये फोटोसिंथेसिस होगी, बायोमास बन गया, तो इसके ऊपर ये तो भाई ये तो इंडिपेंडेंट है, हमने बोला हुआ था ऑटोट्रॉफ है। पर जो दूसरे है ना कंज्यूमर, ये तो डिपेंडेंट है ना, एक के बाद एक इसको खाना शुरू करेंगे और वही बात है, ठीक है। ऐसी साइकिल यहाँ पे चलेगी, ये इसका प्रोसीजर है। अब प्रोडक्टिविटी के ऊपर आ जाओ। 2012 या 13 के यूपीएससी के प्रीलिम्स में इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है। तो अब तो इसमें पूछा नहीं, प्रोडक्टिविटी वैसे प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल में है। सेकेंडरी में कभी पूछा नहीं तो मैं नहीं करा रहा हूँ, प्राइमरी लेवल में। तो इसको जो है प्रोडक्टिविटी जो प्राइमरी पीपीटी, ठीक है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है। तो प्रोडक्टिविटी का मतलब ऐसा होता है, ये जो सनरेज है आपकी, ठीक है, सनलाइट, ये कितने अमाउंट में आपके बायोमास में कन्वर्ट हो रही है, हाउ मच अमाउंट ऑफ सनलाइट इज कन्वर्टेड इनटू अ बायोमास, ये बात बोल रही है भी प्रोडक्टिविटी, ये चीज़ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे प्रोडक्टिविटी, जैसे आपने इकोनॉमी में पढ़ा होगा जीडीपी, नेशनल अकाउंटिंग करते हो ना, नेशनल इनकम अकाउंटिंग, जीडीपी अगर होती है, एक जीएनपी होती है, ठीक है। अगर आप जीएनपी को निकालना होगा, ठीक है, जो नेशनल्स की इनकम है, जीएनपी में आप क्या करते हो, जीडीपी से माइनस करते हो नेट फैक्टर अब्रॉड इनकम, एनएफएआई, ठीक है, इस चीज़ को आप माइनस करते हो, है ना, तब आपकी यहाँ पे जो है आपकी जीएनपी आती है। तो सिमिलरली यहाँ पे प्रोडक्टिविटी के हिसाब से भी ऐसा ही होता है। जो जीपीपी है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, अगर इसको मैं बोलूँ तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या था, ग्रॉस का मतलब ही होता है यार टोटल,
टोटल होता है ना, तो ग्रॉस का मतलब क्या है, टोटल एनर्जी, एनर्जी कितनी प्रेजेंट है, ठीक है। और एनपीपी का मतलब क्या होता है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, इसमें मतलब क्या है, रिमेनिंग एनर्जी आफ्टर एनर्जी लॉस, कितनी एनर्जी लॉस होगी और उसके बाद यहाँ पे जो है जो एनर्जी बची हुई है, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है ना, ये जो आपका फॉर्मूला है ये PYQ में पूछा हुआ है। तो इसमें बोला हुआ है भी ये जो एनपीपी है ये कैसे निकालोगे, तो इसमें आपकी ये जो टोटल एनर्जी है इसे आप रेस्पिरेशन को यहाँ पे आप रिमूव कर दोगे तो आपकी एनपीपी आ जाएगी, ठीक है। तो ये बात आपको समझनी चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाओ लिमिटिंग फैक्टर, फैक्टर्स दैट कंट्रोल रेट ऑफ प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी कहाँ पे सबसे ज़्यादा होगी, किस जगह पे सबसे ज़्यादा यहाँ पे आपको जो है प्लांट्स और ट्रीज देखने को मिलेंगे, किस जगह पे सबसे कम देखने को मिलेंगे। सोच सकते हो आपकी अर्थ है, अर्थ के यहाँ पे जो आपका ये जो इक्वेटर वाला एरिया है, ठीक है, यहाँ पे सन की क्या है, डायरेक्ट यहाँ पे रेज फॉल करती है, पर यहाँ पे आप सब ट्रॉपिकल में जाओगे, टेम्परेट में जाओगे, पोलर में जाओगे, यहाँ पे डायरेक्ट रेज फॉल नहीं करती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो ट्रॉपिकल रीजन है यहाँ पे जो सन रेज यहाँ पे फॉलो कर रही है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होने के चांसेस है, ठीक है। तो जैसे इसका एग्जाम्पल क्या है, आपका अमेजोन फॉरेस्ट है ट्रॉपिकल, इसमें ठीक है, बायोम में बताऊंगा मैं आपको इसमें। तो सबसे ज़्यादा जो सनलाइट आपकी ट्रॉपिक्स में पड़ती है, फिर टेम्परेट में पड़ती है, फिर पोल्स में पड़ती है, ठीक है। तो नेचुरल सी बात है इसमें है। तो उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, जो अमेजोन है, जो यहाँ पे ये जो रीजन है यहाँ पे जो इक्वेटर में, तो यहाँ पे जो रेनफॉल भी सबसे ज़्यादा होती है। रेनफॉल का कारण क्या है, कन्वेक्शनल रेनफॉल होती है यहाँ पे, मतलब 4 o'clock जो शाम के 4 बजे के टाइम होता है, यहाँ पे बारिश होती है पूरे इक्वेटर में दिन में एक बार, जिसके कारण यहाँ पे क्या होती है, रेन होती है, क्योंकि ह्यूमिडिटी भी हाई होती है। और उसके बाद जो दूसरा है आपका, यहाँ पे वाटर के बारे में बात करता हूँ, भी वाटर जो है एक फैक्टर है। अब मैं बोलता हूँ भाई आप जो है डेजर्ट में चले जाओ भाई, ठीक है। अब मान लो हम डेजर्ट में पहुंच गए, अब जब डेजर्ट में पहुंचोगे तो प्लांट है वहाँ पे, प्लांट की ग्रोथ के लिए वहाँ पे उसको क्या चाहिए, सनरेज तो उसको मिल रही है, पर सनरेज के अलावा भी उसको तो कुछ चाहिए ना, उसको चाहिए न्यूट्रिशन, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स चाहिए उसको, और न्यूट्रिएंट्स के साथ ही साथ उसको क्या चाहिए, वाटर चाहिए। अब ये दोनों चीज़ों की कंडीशन तो इसमें यहाँ पे फुलफिल नहीं हो पा रही है, तो इसमें यहाँ पे प्लांट जो है यहाँ पे ग्रो तो करेगा, पर उसकी ग्रो तो करेगा, पर उसकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी उतनी जितनी उसमें होनी चाहिए, ठीक है। तो उसमें वो यहाँ पे जो है अदर फैक्टर जो है आप बोलोगे तो न्यूट्रिएंट्स इसका सबसे बड़ा फैक्टर है। तो न्यूट्रिएंट्स आप जो है आपको सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिलेंगे, जो आपकी जो एस्चुरीज है, कहाँ पे, ये जो एस्चुरीज है, एस्चुरीज में सबसे ज़्यादा यहाँ पे आपको न्यूट्रिएंट्स मिलेगा। तो एस्चुरीज समझते हो, जो आपका फ्रेश वाटर और ये जो है सलाइन वाटर के बीच का जो एरिया होता है, ठीक है, यहाँ पे जो इंटरेक्शन होती है टाइप्स की, उसको जो है आप यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स इसमें एस्चुरीज बोलते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो है आपको जो है न्यूट्रिएंट मिलेगा, ठीक है। अब देखो 2013 के आसपास के यहाँ पे PYQ है, प्रोडक्टिविटी ऑर्डर के ऊपर यहाँ पे UPSC ने क्वेश्चन पूछा हुआ था आपसे, ठीक है। तो इसमें बोला हुआ था भी सबसे ज़्यादा भी बताओ भी प्रोडक्टिविटी ऑर्डर को यहाँ पे इसमें जो है अरेंज करो। तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी आपको एस्चुरीज में मिलेंगी, उसके बाद फिर आपको स्वैम्प्स में मिलेंगी जो आपके दलदल है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, उसके बाद फिर टेम्परेट रेन फॉरेस्ट में मिलेगी, उसके बाद फिर आपके सवाना रेन है, और उसके बाद आप देखो यहाँ पे कंफ्यूजन के लिए आप देखोगे जो लेक्स और ऊपर ओशन है ना, उसमें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो है यहाँ पे है, ठीक है। तो आप सोचोगे भी यार ओशन में सरफेस काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, और लेक्स में जो सरफेस एरिया कम है, पर इसमें जो है प्रोडक्टिविटी ऑर्डर कैसे है, तो इसको आपको यहाँ पे जो है याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और सबसे कम क्या है, डेजर्ट में, मैक्सिमम मिनिमम है। तो 2013 में देखो PYQ हमेशा फैक्टर होता है UPSC को क्लियर करने का, तो इसमें जो है ये PYQ में पूछा हुआ, तो आपको पता करना पड़ेगा, ठीक है, देखने पड़ेंगे सारे PYQ। अब न्यूट्रिएंट साइकिल के ऊपर आ जाओ, न्यूट्रिएंट साइकिल क्या चीज़ है। तो न्यूट्रिएंट साइकिल के ऊपर आप देखोगे, सबसे पहले मैंने बोला भी आपका एनर्जी का सोर्स सन है, ठीक है। सन के बाद फिर यहाँ पे आपके ये जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, ये यहाँ पे इसको कंज्यूम करते हैं, एनर्जी फोटोसिंथेसिस करते हैं, और यहाँ पे अपने इस पे ये जो है बायोमास, जिसको मैं बोलूँ घास और पेड़, ये यहाँ पे ये बन जाते हैं, उसको फिर ये कंज्यूमर्स कंज्यूम करते हैं, है ना। तो इस पे यहाँ पे जो है यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स है, इससे इसको पास हो गए, ठीक है। जब इस पे ये जो अपेक्स प्रेडेटर है लाइन, अब इसकी जब नेचुरल डेथ हो जाती है, तो एक टाइम बाद इसमें ये क्या हो गया, इसको जो है कंज्यूम करने के लिए स्कैवेंजर्स आ जाएंगे, ठीक है। जब स्कैवेंजर्स आएंगे तो इसका एग्जांपल क्या है, वल्चर हो गया, क्रो हो गया, हाइना हो गया। तो देखना ये हमेशा बैठे रहते हैं, भी कब किसकी डेथ होगी उसके बाद हम उसको कंज्यूम करेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या ऐसा है, स्कैवेंजर्स जो है सारी चीज़ों को 100% कंज्यूम नहीं कर पाते हैं, ध्यान से सुनना, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे UPSC ने PYQ में डिट्राइटस के बारे में पूछा हुआ था, तो ये बोलता है भी ये जो डिट्राइटस है ना, इसमें ये एग्जैक्ट स्टेटमेंट है, च्यू द डेड, ये पूछा हुआ है डिट्राइटस यहाँ पे ये क्या करता है, एंजाइम रिलीज करता है या फिर इसको ये च्यू करता है, तो ये चीज़ इसने पूछी हुई है। तो यहाँ पे आपका ये जो डिट्राइटस है ये चबा के खाते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है आपका अर्थवॉर्म और मिलीपीड। मिलीपीड जो है एक छोटा सा जानवर होता है, उसके काफ़ी ज़्यादा पाँव होते हैं, ठीक है। अगर उसको तुम टच करोगे तो कुछ ऐसे गोल जैसे बन जाता है, उसको हम लोकल में गोटू बोलते थे बचपन में, ठीक है। तो ये डिट्राइटस यहाँ पर है, ये च्यू करते हैं। तो ये इसके बाद फिर इसको ये जो है, इसको जो बची हुई चीज़ उसको करते हैं। और मान लो एंड में यहाँ पे बोन्स बची हुई है, ठीक है, और कुछ नहीं बचा हुआ है, तो यहाँ पे जो मेन आते हैं वो होते हैं एंड में सेप्रोट्रॉप्स। तो ये जो किसी भी चीज़ को जो यहाँ पे जो है डिकेइंग डेड है, जो मरा हुआ जो सड़ रहा है, उसको ये यहाँ पे कंज्यूम करते हैं, कैसे,
ये करते हैं एंजाइम रिलीज करके करते हैं और उसके बाद फिर इसको ये जो है डेड को बिल्कुल ही डिकम्पोज करते हैं। तो इसका एग्जांपल है बैक्टीरिया, ईस्ट, फंगी, जैसे ये अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब यहाँ पे देखो ये जो है अपेक्स प्रेडेटर है, ये तो गायब हो गया, ठीक है, इन्होंने पूरा कंज्यूम कर लिया। तो इसके बाद ये जो जितनी भी चीज़ें हैं आपकी मिट्टी में यहाँ पे मिल जाएंगी और ये जो न्यूट्रिएंट्स है ये मिट्टी में मिल जाएगा और इसकी जो न्यूट्रिशन है जब सॉइल की बढ़ेगी तो वापस फिर यहाँ पे ये जो है सन से एनर्जी लेके फोटोसिंथेसिस करेगा तो ग्रास होगी और इसकी ग्रोथ होगी। तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस में चलेगा, ठीक है, साइकिल में ये सारी चीज़ें चलेगी और रिपीट होती चलेगी, यही नेचर है, ये साइकिल है। अब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखो, अब जूलॉजिकल टाइम स्केल में भी आप देखोगे जो हमारे अर्थ की एवोल्यूशन होती है लाइफ फॉर्म में, तो सबसे पहले इंडिविजुअल से शुरू होती है। अब इंडिविजुअल अपने आप को ग्रो करता है, ठीक है, इसकी पॉपुलेशन यहाँ पे होती है और उसके बाद फिर यहाँ पे अलग अलग तरीके से आप देखोगे परमुटेशन कॉम्बिनेशन के साथ से अलग अलग यहाँ पे जो है बायोडाइवर्सिटी स्पीसीज की यहाँ पे जेनेटिक मॉडिफिकेशन होती है और सारी स्पीसीज के यहाँ पे आप देखोगे अलग अलग चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो इसी में आप देखोगे जो इंडिविजुअल लेवल है सबसे फर्स्ट यहाँ पे आएगा, इंडिविजुअल के बाद फिर पॉपुलेशन आएगी, पॉपुलेशन के बाद कम्युनिटी आएगी, कम्युनिटी के बाद इकोसिस्टम, बायोम और बायोस्फीयर आएगा, ठीक है। तो एक एक करके देख लो, जो आपके ऑर्गेनिज्म है या फिर इंडिविजुअल है ये हमेशा इंडिपेंडेंट रहता है। तो इंडिपेंडेंट किस चीज़ में रहता है? आपका फूड और रिप्रोडक्शन, इसके लिए इसको कभी भी किसी की जरूरत नहीं पड़ती है, इसको इसलिए इसको जो है इंडिविजुअल बोलते हैं, ठीक है, और ये इंडिपेंडेंट रहता है। तो एग्जांपल आपकी क्या है? प्लांट हो गए, बैक्टीरिया हो गए, इनको जरूरत नहीं होती भाई किसी की, ठीक है। अब पॉपुलेशन के ऊपर आ जाओ, ठीक है, एक बैक्टीरिया यहाँ पे इंडिपेंडेंट है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे। अब तुम सारों को यहाँ पे काउंट करोगे, कितने हैं? 4 2 6, 6 यहाँ पे इकट्ठे हो गए, तो ये क्या होगी? पॉपुलेशन होगी, ठीक है। तो ये पॉपुलेशन होगी। तो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म या इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज, जब एक ही स्पीसीज के लोगों को तुम काउंट करना शुरू कर दोगे तो उसको आप पॉपुलेशन बोलना शुरू करेंगे और ये डिपेंडेंट होते हैं किसमें? फूड में और रिप्रोडक्शन में, ठीक है। बात समझ में आ रही है? पॉपुलेशन के ऊपर ये है। अब जब पॉपुलेशन अलग अलग चीज़ों की यहाँ पे, अगर आप मान लो एक एरिया है, ठीक है, इस एरिया में आप देखोगे कुछ है कि यहाँ पे मान लो एक स्पीसीज यहाँ पे रहती है, उसकी पॉपुलेशन यहाँ पे मान लो डॉग्स है, 10-15 डॉग यहाँ पे, और यहाँ पे आप आ जाओगे, यहाँ पे कैट्स है, ठीक है, किसी ने कैट्स रखी हुई है। और मान लो किसी ने यहाँ पे डोमेस्टिकाइजेशन है, यहाँ पे काउस वगैरह है, यहाँ पे मान लो कुछ और है, बफलो है, ठीक है। लोकल में गांव की बात कर रहा हूँ, पर्टिकुलर एरिया है, इसमें आपको देख रहा है स्पीसीज 1 है, स्पीसीज 2 है, स्पीसीज 3 है, स्पीसीज 4 है। अलग अलग स्पीसीज को अगर तुम एक जगह पे, ठीक है, साथ में जोड़ दोगे किसी सेम हैबिटेट में जो शेयर करता है, उसी को तुम कम्युनिटी बोलते हो। बोलते हैं ना, वर्मा जी यहाँ पे रहते हैं, शर्मा जी यहाँ पे रहते हैं, ठीक है, ठाकुर साहब यहाँ पे रहते हैं, कोई और यहाँ पे रहता है, ठीक है। तो यादव जी इन सबको तुम काउंट कर लोगे एक जगह पे तो ये कम्युनिटी हो जाएगी। इनकी अलग यहाँ पे आप देखोगे पॉपुलेशन है, ठीक है, इनकी अलग पॉपुलेशन है, इनकी अलग है, पर एक हैबिटेट शेयर करने के कारण जब तुम इन सबको एक जगह ऐड कर दोगे तो उसको कम्युनिटी बोलना शुरू करोगे, ठीक है। तो मेजर टाइप की यहाँ पे देखोगे, मेजर और माइनर दो टाइप की कम्युनिटीज़ हैं। तो मेजर टाइप से समझ रहे हो, ये सार्च में काफ़ी बड़ी है, लार्ज साइज में। माइनर जो है इनका साइज नहीं है बड़ा, तभी तो ये है। अब यहाँ पे आप देखोगे ये जो है मेजर कम्युनिटीज़ है ये इंडिपेंडेंट रहती है भाई, ये दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, मेन बात है। अब इनका मेन फोकस क्या होता है? सनलाइट। अब सनलाइट से आपको पता, अभी ऑटोट्रॉप्स की मैंने बात की हुई, तो ये वही कम्युनिटीज़ हैं, इनको डिपेंडेंट नहीं है दूसरों की। ये जो है आपके जो जितने भी फॉरेस्ट हैं, ये सारे के जितने भी पेड़ वगैरह हैं, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। अब माइनर कम्युनिटी में देखो, ये भाई डिपेंडेंट है दूसरी स्पीसीज़ के ऊपर। जो दूसरी स्पीसीज़ है अगर यहाँ पे है तो उनके भरोसे ये तर जाएंगी या फिर ये डूब जाएंगी, ठीक है। तो नेबरिंग कम्युनिटी के ऊपर ये डिपेंड करती है। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया हुआ है एंट एंड ट्री का, ठीक है, एक पेड़ है, पेड़ के अंदर काफ़ी अलग अलग स्पीसीज, वैरायटी ऑफ स्पीसीज के यहाँ पे जो है यहाँ पे चींटियाँ रहती है। तो चींटियाँ तभी तक यहाँ पे रहेगी जब तक ये पेड़ यहाँ पे होगा। जब ये मान लो किसी ने ये पेड़ को कट कर दिया तो ये जो है यहाँ पे इनका फूड शेल्टर जो भी है ये छिन जाएगा और उसके बाद शायद इनका सर्वाइवल भी मुश्किल हो जाए, ठीक है। तो एक बात मैं बोलता हूँ, जो मेजर कम्युनिटी है इनका लाइफ स्पैन काफ़ी ज़्यादा होता है, माइनर कम्युनिटी का लाइफ स्पैन काफ़ी कम होता है, सबसे छोटा होता है, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखना। अब नेक्स्ट आ जाओ इकोसिस्टम। मैंने बोला हुआ था ये इंटरेक्शन है आपकी बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर के बीच में, जब ये इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बोला अभी सनलाइट है, प्लांट लेता है तो फोटोसिंथेसिस होती है, तो ये आपकी इंटरेक्शन है, ठीक है। एक मछली है पॉन्ड में रहती है, ठीक है, जिसके लिए फूड के लिए क्या है आपका फाइटोप्लैंक्टन है, उसको ये ईट करती है, तो क्या है ये डिपेंड हो रही है दूसरी चीज़ के ऊपर, ये इंटरेक्ट कर रही है उसके साथ, उसको आप इकोसिस्टम बोलोगे। तो इसका यहाँ पे जो बायोस्फीयर है, बायोस्फीयर की ये फंक्शनल और स्ट्रक्चर यूनिट है इकोसिस्टम। तो बात को ध्यान से सुनना, ठीक है, बेसिक सी चीज़ है, पर मैक्सिमम जो बच्चे होते हैं, एस्पिरेंट्स होते हैं, इसको ये गलत करके आते हैं। अब इसमें देखो फैक्टर्स के ऊपर मैं बात करता हूं, तो आपका अबायोटिक और बायोटिक है। तो बायोटिक के ऊपर तो मैंने बात की आपको, जो है ऑटोट्रॉप्स है, कंज्यूमर है, डिकम्पोजर है, इसको जो है ये साइकिल कुछ इस तरीके से चलती है और न्यूट्रिएंट फ्लो होता है। पर अबायोटिक आपके जो है फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक में भी यहाँ पे डिपेंडेंट है, ठीक है सर, सेग्रीगेट किया हुआ है, कार्बोहाइड्रेट हो गए, प्रोटीन्स हो गए, लिपिड्स हो गए, ऑर्गेनिक है। तो ये यहाँ पे लिविंग के यहाँ पे आप देखोगे जो जितनी सिस्टम है उसका ये बिल्डिंग ब्लॉक है। इनको ऑर्गेनिक में आप देखोगे सॉइल होगी, रॉक होगी, वाटर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जो जितनी भी गैसेज है ये सारी इसमें आती है और फिजिकल में हमने बात की हुई है। तो कई बार ऐसा होता है जिसने जिस चीज़ों को यहाँ पे स्किप किया होता है और यहाँ पे यूपीएससी मजाक मजाक में खेल देती है और बच्चे गलत करके आते हैं, तो ध्यान से देखना, ये ऐसी चीज़ें हैं।
अब इकोसिस्टम के ऊपर मैं बात करता हूँ। वैसे देखो इसको मैं बायोम और बायोडाइवर्सिटी में मिला के इसको करूंगा। जैसे ये जो नेचुरल है, नेचुरल में आपको टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक दोनों में देखने को मिलेगी, ठीक है। टेरेस्ट्रियल में फॉरेस्ट हो गया, ग्रासलैंड हो गए, डिजर्ट हो गए, तो ये तो बायोम में भी आता है यार, बायोम में करवा दूंगा मैं आपको इसको। और एक्वेटिक है, एक्वेटिक में फ्रेश लाइन और मरीन है, इसको मैं बायोडाइवर्सिटी में करा दूंगा, टाइप है ना। तो इसमें ये कुछ नहीं है, ठीक। आगे आगे मैं कराऊंगा इसको, डिटेल में कराऊंगा, टेंशन मत लो। अब बायोम जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट लेक्चर इसी के ऊपर आएगा। तो यहाँ से भाई 2 मार्क्स यहाँ पे हर बार पूछे जाते हैं। अगर यूपीएससी में नहीं आएगा तो स्टेट पीसीएस में आएगा, पूछेगा जरूर, ठीक है। चाहे वो फिर आपके ये जो फोना है, फ्लोरा फोना के ऊपर ही पूछ ले भी, यहाँ पे इसके ऊपर बताओ। अगर आपको बायोम के बारे में क्लियरिटी है तो आप जो है स्पीसीज के बारे में भी आइडिया लगा सकते हो भी कौन सी स्पीसीज कहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे बायोम के ऊपर मैं बोलूँ, बायोम काफ़ी नॉर्मस रीजन होता है, ठीक है, जिसकी कैरेक्टरिस्टिक आप देखोगे उसका क्लाइमेट से पता चलता है, उसकी वेजिटेशन से पता चलता है भी उसकी वेजिटेशन क्या है। क्लाइमेट के ऊपर आप देखोगे भी यहाँ पे टेम्परेचर कितना ज़्यादा है, टेम्परेचर हाई है, टेम्परेचर लो है, ह्यूमिडिटी कितनी है, हाई है, लो है। उसमें आप देखोगे भी रेनफॉल कितना हो रहा है एनुअल साल में, ठीक है। अब टेम्परेचर डायर्नल, टेम्परेचर का डिफरेंस कितना आ रहा है साल में, ये चीज़ें देखने में देख के पता चलता है भी यहाँ पे। जैसे अमेजोन रेन फॉरेस्ट है, जैसे मैंने रेन फॉरेस्ट बोल दिया ना, तो ये एक बायोम हो गया है साहब, इसकी मैंने कैरेक्टरिस्टिक कर ली, ठीक है। मैंने इसके बारे में बताया भी यहाँ पे रेन होती है, जब रेन होगी तो यहाँ पे क्या होगा, ह्यूमिडिटी हाई होगी, ह्यूमिडिटी हाई होगी तो टेम्परेचर भी यहाँ पे एक मॉडरेट लेवल्स का होगा, हाई होगा, ठीक है। अब इसमें ये तीनों फैक्टर यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं, तो इससे आपको क्या पता चलता है भी बायोडाइवर्सिटी भी इसमें काफी ज्यादा हाई होगी, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी हाई होगी तो इसका मतलब यहाँ पे स्पीसीज की वैरायटी काफी ज्यादा होगी। तो ये अलग अलग चीजें हैं, जैसे मिट्टी की सॉइल की टाइप है, डेजर्ट में कैसी है, एयर टाइप की जहाँ पे मिट्टी मिलती है। एनिमल लाइफ यहाँ पे देखने को मिलती है। अब डेजर्ट है, डेजर्ट में एनिमल का लाइफ स्टाइल कैसा है तो उसमें आप ये पता चलता है, ठीक है। जैसे मतलब ज़ेरोफाइट्स जैसे ये जो प्लांट्स की स्पीसीज है, इसमें पता चलता है भी वाटर सेविंग होती है। तो ये सारी बायोम्स की यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक है। एक ब्रॉडर लेवल के ऊपर आप देखोगे तो यहाँ पे है ये चीज़ें आएगी बायोम, ठीक है। तो एक बात मैं बोलता हूँ, नो बायोम्स आर अलाइक, ठीक है, दो नो टू, ठीक है, यहाँ पे नो टू बायोम्स आर अलाइक। दो बायोम कभी भी एक जैसे नहीं हो सकते। अगर दोनों एक जैसे होंगे तो उसको दो नहीं बोलेंगे, उसको एक ही बोलेंगे। तो ये बायोम का फंडा है, ठीक है, बात समझ आ रही है। तो इसमें ये जो है 6-7 टाइप के यहाँ पे बायोम्स है, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा और डीप कराऊंगा, अच्छे से कराऊंगा, ठीक है। और लास्ट जो बिल्डिंग ब्लॉक है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, तो यह आपकी जो है लिथोस्फीयर होगी, एटमॉस्फेयर होगी, हाइड्रोस्फीयर होगी। ये जो तीनों एलिमेंट्स यहाँ पे मिलते हैं तो आपकी लाइफ यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, ठीक है। यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको, यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगी। अच्छा जी, रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है। अब आ जाओ इंट्रैक्शन के ऊपर। मैंने बोला भी बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर आपस में इंटरेक्ट करते हैं, तब जाके आपका जो है यहाँ पे जो है इकोसिस्टम यहाँ पे चलता है, ठीक है। तो ये जो इंट्रैक्शन है ये कैसी है, ठीक है, कितने टाइप की है। तो यहाँ पे जो मैं इसको शुरू करने से पहले आपके यहाँ पे मैंने लिखा होगा पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो, ठीक है। तो पॉजिटिव का मतलब है बेनिफिट, नेगेटिव का हार्म एंड जीरो का नो इम्पैक्ट। मतलब अब कोई स्पीसीज ऐसी है जिसके ऊपर यहाँ पे कोई अटैक करेगा, ठीक है। मान लो शेर ने जो है हिरन को खा लिया, डियर को, तो फायदा किसको हुआ, पॉजिटिव, पॉजिटिव आया यहाँ पे शेर, बेनिफिट हुआ। और नेगेटिव किसके लिए हुआ, डियर, डियर को हार्म हुआ। तो ये जो है इंट्रैक्शन है। अब मान लो नो इम्पैक्ट हुआ। अब एक ट्री है, पेड़ है, पेड़ में एक पक्षी रहता है, ठीक है, ट्री बर्ड है। अब बर्ड जो है उसके साथ इसके जो है फल भी ले रहा है, ठीक है, इसमें इंसेक्ट्स है उनको भी खा रहा है, उनके जो है यहाँ पे इसने अपना हैबिटेट भी बनाया, उसमें यहाँ पे रह भी रहा है। पर इसको जो पेड़ है ना, पेड़ को तो कुछ नहीं हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो ये नो इम्पैक्ट है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझनी है। तो 6 टाइप की इंट्रैक्शन है और ये PYQ है साहब, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे हुए हैं और फिर से यूपीएससी पूछ सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहली इंट्रैक्शन है प्रेडेशन। प्रेडेशन क्या है, तो प्रेडेशन का मतलब वही है, लाइन एंड डियर का एग्जांपल देता हूँ। शेर जो है शिकार करेगा और हिरन जो है शिकार हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है प्रेडेशन, इसमें जो है जो प्रेडेटर होगा उसके लिए यहाँ पे बेनिफिट होगा और प्रे होगा उसके लिए यहाँ पे हार्म होगा, ठीक है, लॉस होगा। तो इसमें यूपीएससी पता कैसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा, तो यूपीएससी बोलेगा देखो एक चीज में यहाँ पे बताओ, यहाँ पे एक चीज में यहाँ पे बेनिफिट हो रहा है, दूसरे को यहाँ पे हार्म हो रहा है इस इंट्रैक्शन में, ठीक है। एक इंट्रैक्शन में बेनिफिट हो रहा है, दूसरे में हार्म हो रहा है, तो बताओ कौन सी टाइप है ये चीज पूछेगी यूपीएससी। तो आपको बोलना पड़ेगा ये प्रेडेशन का एग्जांपल है, ठीक है, प्रेडेशन है, इसको प्रेडेशन बोलते हैं। अब दूसरा है आपका कॉम्पिटिशन। अब कॉम्पिटिशन में ऐसा है ना साहब, इसका कॉम्पिटिशन का रीजन क्या है, जो आपकी रिसोर्सेज है ना ये बिल्कुल लिमिटेड है। अब आप देखोगे मैक्सिमम लोगों के बीच में या कभी भी देखोगे लड़ाई झगड़े क्यों होते हैं, लड़ाई झगड़े का कारण क्या होता है यार, रिसोर्सेज लिमिटेड है, वाटर पानी के पीछे लड़ाई हो रही है, ठीक है, लैंड जमीन के पीछे पानी की लड़ाई हो रही है, फूड के पीछे यहाँ पे हो रही है, शेल्टर के पीछे हो रही है, सारी चीजें तो यही है। अब आप वाइल्ड लाइफ में जाओगे, वाइल्ड लाइफ में भी तो रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, तो इसमें भी आप देखोगे तो यहाँ पे जब कंपटीशन होगा तो दोनों चीजों अपने, एक भी अपने सर्वाइवल के लिए होगा, दूसरा भी अपने सर्वाइवल के लिए होगा, ठीक है। एक भी अपने जो है गोल के लिए होगा, दूसरा भी अपने गोल को अचीव करने के लिए होगा, ठीक है। तो एक अटैक करेगा, दूसरा डिफेंड करेगा, एक अटैक करेगा, दूसरा डिफेंड करेगा। जब ये चीजें होगी ना तो दोनों को हार्म होगा, तो दोनों नेगेटिव होगा। जब कॉम्पिटिशन होगा तो हमेशा नेगेटिव होगा, तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो एग्जाम्पल है आपका डॉग फाइट, ठीक है, कुत्ते को रोटी फेंको, 2 कुत्ते होंगे तो लड़ाई करेंगे आपस में, तो ये इसका है। अब पैरासिटिज्म जो है इंट्रैक्शन तीसरी है। अब इसमें पता क्या होता है, देखो इसमें एक को फायदा होता है, दूसरे को नुकसान होता है। तो जो पैरासाइट होता है ना, वेनम मूवी देखी है, वेनम,
तो वेनम मूवी में देखना जो टॉम हार्डी होता है, टॉम हार्डी के लिए उसमें वैसे तो वो मतलब वो मर रहा होता है उसमें, उसको वो सर्वाइव करता है, पर एक्चुअल में रियल लाइफ में पता क्या होता है, जैसे फिश एंड पैरासाइट का एग्जांपल मैं देता हूँ आपको। जो समुद्र या तालाब में मान लो कोई मछली है, तो मछली के अंदर मान लो जैसे उसके डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है, उसको अपने लंग्स से ये जो है इनहेल करती है। तो ये जो पैरासाइट होता है ना, ये क्या करता है, इसके मुंह के अंदर बैठ जाता है यहाँ पे लंग्स के थ्रू एंटर मार के, ठीक है। जो मछली जो भी खाएगी ना, सबसे पहले ये पैरासाइट के पास जाता है, पैरासाइट इसको खाता है, और फ्री टाइम में जब इसको फूड नहीं मिलता है तो इसका ये जो है इसका खून ये चूसती है, पैरासाइट है मछली का, ठीक है। तो इसमें आपको देख रहा है भी ये जो होस्ट है ना, जो मछली है, इसको तो नुकसान हो रहा है यार, हार्म हो रहा है, दिख रहा है ना, हार्म हो रहा है। पर यहाँ पे सिमिलरली पैरासाइट है, पैरासाइट को आप देखोगे भी इसको तो यार प्रॉफिट हो रहा है ना, क्योंकि इसको तो फ्री में शेल्टर भी मिल रहा है, फूड भी मिल रहा है, दोनों चीज़ें मिल रही है। तो पैरासिटिज्म में आपको पूछेंगे भी पैरासिटिज्म इंट्रैक्शन में क्या हो रहा है, तो आप बोलोगे भी एक को यहाँ पे बेनिफिट होगा, दूसरे को हार्म होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट है आपका कमेंसलिज्म एंड अमेंसलिज्म, दो चीज़ें हैं, ठीक है। तो कमेंसलिज्म और अमेंसलिज्म ऐसा समझ लो भाई, दो भाई हैं पर दोनों की आपस में नहीं बनती है, ठीक है। तो इसमें कमेंसलिज्म में आप देखोगे भी एक को बेनिफिट हो रहा है, एक को कुछ नहीं हो रहा, कोई जीरो इंपैक्ट है, ठीक है। अमेंसलिज्म में है एक को नुकसान हो रहा है, एक को कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है। तो इसका एग्जांपल मैं बोलता हूं इस इंटरेक्शन का, तो यहां पे आपका ये जो बर्ड एंड ट्री वाला है, ठीक है। तो कमेंसलिज्म में आप देखोगे जो बर्ड के हिसाब से आप देखोगे तो ये जो ट्री है, ठीक है, ये जो ट्री है, ट्री में आप देखोगे भी यहाँ पे ये बर्ड है, बर्ड को यहाँ पे फूड भी मिल रहा है, शेल्टर भी मिल रहा है, ठीक है, दोनों चीजें मिल रही है, तो इसको क्या है यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है, ठीक है। पर वहीं पे आप जो यहाँ पे देखोगे ये जो बर्ड है, ठीक है, सॉरी ट्री है, ट्री को देखोगे, ट्री को क्या है, कुछ नहीं हो रहा, कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है ना, ट्री को फर्क नहीं पड़ रहा। अगर ये पक्षी यहाँ पे है तब भी ठीक है, अब पक्षी चला जाएगा तब भी ठीक है, इतनी सी बात है ना। तो ये कमेंसलिज्म इंट्रैक्शन का आपका एग्जाम्पल है, ठीक है, इसको ध्यान रखना। अब अमेंसलिज्म के ऊपर आ जाओ, ठीक है, इसका जो दूसरा भाई है, तो नेगेटिव इंपैक्ट होगा और एक को कुछ भी नहीं होगा। तो इसका एग्जाम्पल है जैसे ब्लैक वॉलनट ट्री है, तो इसमें आप देखोगे जो ब्लैक वॉलनट ट्री है ना, ये जो इसकी रूट्स हैं, जड़ें हैं, ये पता क्या करती है, ये जो है टॉक्सिक सब्सटेंस यहाँ पे जो गैस यहाँ पे रिलीज करती है, जिसके कारण आपका ये जो सराउंडिंग के जितने भी प्लांट्स होते हैं ये सारे इनको ये किल कर देता है टाइम के पास। अब आप देखोगे, अब ये जो है ब्लैक वॉलनट ट्री है, इसको कोई फर्क पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है ना। पर यहाँ पे जो सराउंडिंग के जो जितने भी यहाँ पे जो स्पीसीज हैं, जितने भी है, ये सारे धीरे धीरे यहाँ पे मर रहे हैं, तो इनको जो है नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है, तो इसको अमेंसलिज्म बोलते हैं, ठीक है। और ये जो केमिकल रिलीज कर रहा है ये जिग्लोन है। तो पीवाईक्यू में पूछा हुआ है भाई, देख लेना। अब म्यूचुअलिज्म के बारे में बात करता हूँ, लास्ट इंट्रैक्शन है, तो इसमें देखो भाई दोनों की गुड गुड है, किसी को भी नुकसान नहीं है, दोनों को फायदा है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है आपका, ये जो है बीज एंड फ्लावर, ठीक है। बीज को यहाँ पे जो हनी बनाने के लिए जो जितना भी सब्सटेंस चाहिए वो मिल रहा है, और फ्लावर को पॉलिनेशन के लिए चाहिए, दोनों को फायदा हो रहा है, तो ये म्यूचुअलिज्म है, ठीक है। तो यूपीएससी आपसे दो तरीके से क्वेश्चन पूछेगा भाई। तो सबसे पहले बोलेगा, या तो वो एग्जाम्पल देगा भी, बताओ भी ये कौन सी इंट्रैक्शन है। अब आपका काम है, आप जाओगे इंटरनेट में सर्च करोगे, गूगल में बोलोगे भी यहाँ पे ये कौन सा टाइप की इंट्रैक्शन है, ठीक है। और दूसरा है यहाँ पे ये बोल देगा भी कंपनी इसमें जो है जब कंपटीशन होगा तो कैसा होगा, दोनों को नुकसान होगा या दोनों को प्रॉफिट होगा, या एक को नुकसान होगा एक को प्रॉफिट होगा। तो इस तरीके से पूछेगा, दो टाइप से, ठीक है। तो तुम्हारा वर्क है यहाँ पे सर्च करोगे एग्जाम्पल्स इनको, क्योंकि ये पीवाईक्यू में पूछे हुए हैं 2 से 3 बार। अब नेक्स्ट आ जाओ इकोटोन। इकोटोन जो आपकी जो दो बायोडाइवर्सिटी है, ठीक है, या फिर दो इकोसिस्टम है, दो इकोसिस्टम के बीच की जो ट्रांजिशन एरिया है उसको आप इकोटोन बोलोगे, ठीक है। ये जो एरिया है यहाँ पे आपको एक इफेक्ट देखने को मिलेगा, उसको बोलते हैं एज इफेक्ट, ठीक है। तो एज इफेक्ट का मतलब क्या होता है, ये जो आपकी पॉपुलेशन और या कम्युनिटी है ना, इसके स्ट्रक्चर में यहाँ पे चेंज मिलता है, ठीक है, इंक्रीज या डिक्रीज। अब देखो ना, पहले तो मैं बोलता हूँ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन से तो तुम समझ रहे हो, पर कम्युनिटी, कम्युनिटी से तुम समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो। तो कम्युनिटी का मतलब है वैरायटी ऑफ जो है स्पीसीज, 1 स्पीसीज 2 स्पीसीज 3 स्पीसीज 4 जहाँ पे ये रह रही है, ठीक है, इस जगह पे, ठीक है। इसमें ये जो है यहाँ पे ये कोलैप कर रहा है, ओवरलैप कर रहे हैं एरिया, इसी को यहाँ पे एज इफेक्ट बोलते हैं। तो एज इफेक्ट समझे तो इसका मतलब कुछ नहीं है, ये बोल रहा है भी यहाँ पे वैरायटी ऑफ पॉपुलेशन होगी, स्पीसीज की बायोडाइवर्सिटी हाई होगी, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है जो आपकी स्पीसीज़ है वो कितने वैरायटी की है, कितनी वैरायटी की है, उसकी रिचनेस कितनी है, ठीक है, कितनी रिचनेस है, ठीक है। तो ये चीज़ है इकोटोन में। तो इकोटोन में भी किसी टाइम में किसी जमाने में क्वेश्चन पूछता था यूपीएससी, अब पूछना बंद कर दिया है। तो यहाँ पे ये बोलता है, देखो यहाँ पे फिर से समझा देता हूँ, यहाँ पे एक और है, यहाँ पे डायग्राम बनाया तो बता देते हैं। अब देखो ये ग्रासलैंड है, एक इकोसिस्टम ये है, और यहाँ पे रेन फॉरेस्ट है, एक इकोसिस्टम ये है, ठीक है। अब इसमें जो है आपकी ये जो प्लांट्स और ट्रीज की स्पीसीज है एक टाइप की, ये अलग होगी, और ये जो ग्रास है, ग्रास की स्पीसीज यहाँ पे अलग होगी, ठीक है। और इसमें ये रहने वाले एनिमल्स यहाँ पे अलग होंगे, और यहाँ पे एनिमल्स जो है यहाँ पे अलग होंगे, ठीक है, होंगे ना अलग अलग, क्योंकि यहाँ पे दोनों की कंडीशंस अलग अलग है सर्वाइवल के लिए। तो यहाँ पे जब ये जो एरिया ओवरलैप करेगा इकोटोन में, तो यहाँ पर आपको जो है इसमें जो ग्रास की जो वैरायटी है यहाँ पे भी मिलेगी, और इसके ये जो पेड़ पौधे हैं इसकी भी यहाँ पे मिलेंगे, यहाँ पे ट्रीज देखने को मिल रहे हैं ना आपको। तो इनके साथ ही साथ में ये जो यहाँ पे जानवर होंगे यहाँ पे मिलेंगे आपको एनिमल्स, इसके जानवर यहाँ के भी यहाँ मिलेंगे। तो इसी से बोलते हैं भी आपको ये जो एज इफेक्ट देखने को मिलेगा। एज इफेक्ट का मतलब ऐसा ही है जो पॉपुलेशन में चेंज है, तो चेंज का मतलब मैक्सिमम यही समझना भी इंक्रीज होती है, डिक्रीज काफी कम होती है। क्योंकि इंक्रीज का मतलब क्या होता है, एक वायु मान लो ये इकोसिस्टम है, इसमें मान लो 100 स्पीसीज रहती है, और ये है यहाँ पे मान लो 50 रहती है,
है, ठीक है, ठीक है, 50 रहती है। तो यहाँ पे ये जो एरिया यहाँ पे जो है इसमें ये जो है कोलैप्स कर रहा है, एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहा है। तो यहाँ पे आपको ये जो 100 स्पीसीज यहाँ पे भी देखने को मिलेगी और ये 50 तो 150 स्पीसीज यहाँ आपको देखने मिलेगी। इसी को एज इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नोट रखना, इकोटोन में हमेशा बायोडाइवर्सिटी हाई होती है, तो स्पीसीज की वैराइटीज काफ़ी अलग अलग मिलती है और इनकी पॉपुलेशन भी काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। अब आ जाओ स्पीसीज। PYQ हर साल यूपीएससी पूछता है, तो कम से कम 2 नंबर भी आ जाते हैं, कई बार 4 नंबर भी आते हैं। पर भाई इसका ऐसा है ना, ये आपके करंट अफेयर से रिलेटेड है, यूपीएससी जो है करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछेगा। तो आपका ऐसा है, आपको पता क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा ऐसा, इसको देखो, क्योंकि मैं बेसिक टर्मिनोलॉजीज के बारे में ही आपको बताऊंगा, ठीक है। जब मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं आपको जो है रिसर्च करके इसके ऊपर भी यहाँ पे वीडियो डाल दूंगा, पर पहले इसको देख लेते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें जो है 4 5 6 टाइप की यहाँ पे मैंने बोला हुआ स्पीसीज कुछ इस तरीके से हैं। तो देखो पहली है इंडिकेटर स्पीसीज, ठीक है। तो इंडिकेटर स्पीसीज के बारे में वैसे बोलते हैं भी आपका ये जो इकोसिस्टम होता है ना, इसकी ये हेल्थ को असेस करता है, ठीक है। तो जिसमें अगर मान लो आपकी कोई स्पीसीज रहती है किसी इकोसिस्टम पर्टिकुलर एरिया है, और इसमें बोलता है भी ये जो पॉपुलेशन है स्पीसीज की ये चेंज हो रही है या इसका पैटर्न चेंज हो रहा है, तो इससे यहाँ पे ये बोलता है भी यहाँ का क्लाइमेट चेंज हो रहा है या फिर पॉल्यूशन बढ़ रहा है या फिर हैबिटेट डिग्रेडेशन हो रहा है। समझ आई बात है या नहीं आई, तो मैं एग्जांपल के साथ बताता हूँ। जैसे मान लो मैं अभी मतलब पीछे जैसे अभी न्यूज़ में थी, फरवरी मंथ के टाइम की है, तो रोडोडेंड्रॉन जो उत्तराखंड में है, ठीक है, और हिमाचल से हूँ मैं भी वैसे। तो यहाँ पे पता क्या हो रहा है, ये बोल रहे हैं भी ये जो रोडोडेंड्रॉन है ना, ये इसके फूल यहाँ से अभी तक यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, ये खिल रहे हैं, ठीक है, फ्लावरिंग हो रही है यहाँ पे। पर एक्चुअली में यहाँ पे जो रोडोडेंड्रोन है ना, ये कब खिल रहे हैं आपके, ये जो मार्च मंथ के बाद अप्रैल मई जून जुलाई, ठीक है, या अगस्त, कुछ इस तरीके से इस पैटर्न में यहाँ पे ये आपको जो है देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो टेम्परेचर है ना, इसको जो है रोडोडेंड्रोन के लिए काफी हाई चाहिए, ठीक है, टेम्परेचर हाई चाहिए। पर फरवरी मंथ में आप देखोगे तो फरवरी मंथ में तो टेम्परेचर हाई होता ही नहीं है, ठीक है। पर तो ये कैसे यहाँ इसकी फ्लावरिंग हो रही है, फ्लावरिंग इसलिए हो रही है क्योंकि यहाँ पे क्लाइमेट चेंज हो रहा है और टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ रहा है। तो ये चीज यहाँ पे इंडिकेटर स्पीसीज बताती है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाओ सेंटिनल स्पीसीज के ऊपर। सेंटिनल स्पीसीज क्या होती है, सेंटिनल स्पीसीज भाई सेंसिटिव स्पीसीज इंडिकेटर ही होते हैं, ठीक है। तो इनका ऐसा होता है, ये जो है इंडिकेटर स्पीसीज है, इनका ये नेक्स्ट फॉर्म होती है, ठीक है, ऐसा समझ लो। तो मतलब ये दोनों एक दूसरे के साथ यहाँ पे ये होती है। तो ये अर्ली वार्निंग सिस्टम की तरह ये भी बताती है, ये भी अर्ली वार्निंग सिस्टम की तरह ये इंडिकेट करती है। तो इसका एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखोगे वल्चर, टोड, सैलमेंडर। अब मैं एग्जांपल देता हूँ, आप यहाँ पे टोड मतलब मेंढक जो आपको फ्रॉग है उसके बारे में बात हो रही है। अब आपको मतलब जो टोड के लिए यहाँ पे जो है सर्वाइव करने की कंडीशन क्या होती है, जब आप जाओगे एनवायरनमेंट में, जब यहाँ पे जो मानसून का टाइम होता है ना, जब मानसून के टाइम में क्या होता है, जो यहाँ पे ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है, बढ़ जाती है ना, बारिश ज़्यादा होती है तो ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। तो ये जो टोड होता है ना, इसकी जो है ह्यूमिडिटी काफ़ी हाई चाहिए होती है इसको, है ना, तभी ये सर्वाइव कर पाता है। जो बरसात के टाइम में आपको देखने को मिलता है, क्योंकि बारिश चाहिए इसको, जो है रेन भी चाहिए। अब आज की डेट में आप देख रहे हो भी बरसात का टाइम आ रहा है, ठीक है, मानसून का टाइम तो आ रहा है, पर आपको टोड देखने को ही नहीं मिल रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसका मतलब ऐसा है, जो यहाँ पे जितनी इसको रिक्वायरमेंट चाहिए थी बारिश और ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर की, उसके हिसाब से ये तो टेम्परेचर ही नहीं बैठ रहा है। तो यही बात है इसकी, जो है इसकी सेंटिनल स्पीसीज यही है। तो आपको इंडिकेटर और सेंटिनल स्पीसीज के बारे में याद रखना है, ये इसका जो बड़ा भाई है और ये इंडिकेटर छोटा है। नेक्स्ट आ जाओ इन्वेजिव स्पीसीज। इन्वेजिव स्पीसीज का सिंपल सा मतलब है यार, किसी अदर प्लेस से दूसरी प्लेस में जो है यहाँ पे स्पीसीज यहाँ पे माइग्रेट कर जाती है, तो उसी को आप इन्वेजिव स्पीसीज बोलते हैं, ठीक है। और जहाँ पे ये पहुंच जाती है तो यहाँ पे जो है उसके जो लिमिटेड रिसोर्सेज है उसको ये एक्सप्लॉइट करना शुरू करते हैं, इकोसिस्टम को हार्म करना शुरू कर देते हैं, तो उसी को जो है इन्वेजिव स्पीसीज बोलते हैं, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है ये कॉलोनाइज भी कर देते हैं उस एरिया को, जैसे कांग्रेस वीड। नेक्स्ट है आ जाओ अम्ब्रेला स्पीसीज। अम्ब्रेला देखें, अम्ब्रेला कैसा होता है, ये है अम्ब्रेला। अम्ब्रेला कुछ इस तरीके से होता है ना, ऐसे ही होता है ना अम्ब्रेला। तो अम्ब्रेला स्पीसीज के ऊपर आप देख रहे हो, इसका मतलब क्या है, अगर आप किसी एक स्पीसीज को प्रोटेक्ट करोगे, ठीक है, आप किसी एक स्पीसीज को प्रोटेक्ट करोगे तो उसको जो है इनडायरेक्टली आप बाकी स्पीसीज को भी प्रोटेक्ट कर लोगे, उसको अम्ब्रेला स्पीसीज बोलते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं, यहाँ पे मैं वापस देता हूं एग्जांपल हिमाचल प्रदेश से ही, जो आपके यहाँ पे स्नो लेपर्ड्स देखने को मिलते हैं स्पीति और यहाँ पे किन्नौर और लद्दाख के आसपास में, ठीक है, जो लाहौल का एरिया है। तो वहाँ पे जो है ये जो है, अगर मान लो ये जो स्नो लेपर्ड है इसकी पॉपुलेशन में डिक्रीज आ जाता है, ठीक है, इसकी पॉपुलेशन में डिक्रीज आ जाता है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ये इनडायरेक्टली बात कर रहा है कि यहाँ के नीचे के, क्योंकि ये जो स्नो लेपर्ड है ना, यहाँ का ये अपेक्स स्पीसीज है, प्रेडेटर है, तो ये क्या करेगा, किसी ये जो है 2 डिग्री कंज्यूमर को खाएगा, 2 डिग्री से 1 डिग्री को खाता है, ऐसे तो साइकिल चलती है। तो इसका मतलब है ये जो 2 डिग्री कंज्यूमर है ना कहीं इसकी जो है यहाँ पे पॉपुलेशन कम हो रही है, ठीक है, इसकी पॉपुलेशन कम हो रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे इसमें हैबिटेट में यहाँ पे लॉस हो रहा है, या फिर पॉल्यूशन बढ़ रहा है, या एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज हो रही है, या पॉल्यूशन बढ़ रहा है, ठीक है, कुछ एक ऐसा है। या तो फिर ये ऐसा बोल रहा है भी ये जो 1 डिग्री वाला कंज्यूमर है, यहाँ पे मान लो कोई भी चीज़ है, या फिर ये घास ही मान लो, अब इसकी यहाँ पे कमी हो रही है, मान लो घास उतना हो ही नहीं रहा है जो जिसमें 2 डिग्री सर्वाइव कर पाए, जब 2 डिग्री सर्वाइव नहीं कर पाएगा तो 3 डिग्री जो अपेक्स प्रेडेटर है वो कैसे सर्वाइव कर पाएगा, समझ रहे हो ना बात है। तो इसी को अम्ब्रेला स्पीसीज बोलोगे। जब तुम अम्ब्रेला स्पीसीज जो है इसमें स्नो लेपर्ड को प्रोटेक्ट कर दोगे, तो यहाँ पे ये जो है 2 डिग्री और 1 डिग्री ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो है प्रोटेक्ट हो जाएंगे। तो ये इकोसिस्टम की हेल्थ को इंडिकेट करते हैं,
ठीक है। तो प्रिजर्विंग वन स्पीसीज इनडायरेक्टली प्रिजर्व मैनी स्पीसीज, ये बात तो आप यहाँ पे ध्यान रखोगे। अब आ जाओ फ्लैगशिप स्पीसीज। फ्लैगशिप स्पीसीज का मतलब ऐसा है ना, देखो जैसे मैं बोलता हूँ, आप क्रिकेट के बारे में बात करते हैं आज की डेट में, ठीक है। तो क्रिकेट के बारे में अगर आपको किसी प्लेयर के बारे में याद आएगा तो आप किसको आएगा, विराट कोहली के बारे में आएगा ना आज की डेट में, ठीक है। इजीली रिकॉग्नाइज हो जाएगा, ठीक है। कोई क्रिकेट देखे भी नहीं देखे पर उसको विराट कोहली के बारे में पता होता है। तो फ्लैगशिप स्पीसीज भी कुछ ऐसी स्पीसीज होती है, पॉपुलर होती है काफ़ी ज़्यादा पब्लिक में, ठीक है। इसको इजीली रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। जैसे मैं आपको वेस्ट बंगाल की तरफ लेके चलता हूँ। वेस्ट बंगाल में मैंने यहाँ पे बोला यहाँ पे बंगाल टाइगर रहता है, ठीक है। अब बंगाल टाइगर के ऊपर यहाँ पे क्या है, ये फ्लैगशिप स्पीसीज है साहब, ठीक है। अब इसका भी सेम रूल है, जैसे ये जो अम्ब्रेला स्पीसीज है ना, इसी का ही है। अब ये जो है, आप इस एक फ्लैगशिप स्पीसीज के मान लो अगर आप यहाँ पे देखो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे आपका एनटी जो है नेशनल टाइगर क्या है, एनटीजीसी है, सॉरी, ठीक है, कंजर्वेशन इसमें जो है। तो ये जो है हर 4 साल बाद टाइगर सेंसस करता है, 2006-8 के बाद कुछ ऐसा ही इसमें ये कर रहा है। तो इसमें इन्होंने बोला भी टाइगर की पॉपुलेशन 2000 समथिंग के आसपास बची हुई है, मान लो, ठीक है, कुछ ऐसा ही नंबर ही है आज की डेट में। तो उसमें ये बोलता है भी इसकी पॉपुलेशन जो है ना 2000 से साहब भी 200 ही बची हुई है, ठीक है। तो ये फ्लैगशिप स्पीशीज़ है, आपको समझ आ रही है ना, फ्लैगशिप स्पीशीज़ है यहाँ पे। तो इसका नंबर अगर कम हो रहा है तो उसके पीछे का भी कोई कारण होगा, तो वही आएगा 2 डिग्री 3 डिग्री और 1 डिग्री में जो है फूड चेन के ऊपर ये देखेगा ट्रॉफिक लेवल में कहाँ जैसे गड़बड़ हो रही है, ठीक है। तो उस चीज़ को ये इंडिकेट करता है। तो इन्हीं को यहाँ पे आप एम्बेसडर स्पीसीज, आइकॉनिक और सिंबॉलिक स्पीसीज के नाम से भी जानते हो, और लोग मैक्सिमम यहाँ से इसको जो है फंडिंग के लिए भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो फंडिंग के लिए भी इनकी यहाँ पे ये यूज़ करते हैं। तो एग्जाम्पल देख लो, जो आपके राइनो है जो असम में काजीरंगा नेशनल पार्क में यहाँ पे आपको देखने वाले मिलेगा एक सिंग वाला गेंडा। अगर इसकी पॉपुलेशन कम हो जाएगी तो इसका मतलब क्या है, ये फ्लैगशिप स्पीसीज कम हो रही है, और इसका मतलब यहाँ पे जो है आप जो है इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन आसानी से कर सकते हो, क्योंकि सारे लोगों को पता चलेगा ना भी यहाँ पे जो है ये स्पीसीज कम हो रही है, तो उसके पीछे का कारण है, तो प्रेशर भी पड़ेगा इनडायरेक्टली, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब फ्लैगशिप स्पीसीज और जो है अम्ब्रेला स्पीसीज जो है ये दोनों एक जैसा काम करती है, पर इनका फंक्शन है। तो इसमें सेलिब्रिटी वाली याद रखना, फ्लैगशिप स्पीसीज आ गया तो दिमाग में सेलिब्रिटी चमक जाना चाहिए तुम्हारे। नेक्स्ट आ जाओ कीस्टोन स्पीसीज है। अगर आप पोलर रीजन में जाओगे तो ठीक है, जैसे यहाँ पे मान लो मैंने ये बताया आपको, इग्लू 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 समझते हो, इग्लू का ऐसा साहब होता है साहब, इसकी जब बनता है ना ये, तो यहाँ पे आप देख रहे हो बिल्डिंग ब्लॉक ये है, ये है, और ये है, ये है, और ये है। पर इसमें से मैंने ये जो सबसे ऊपर वाली है ना, इसी को मैंने बोला भी ये कीस्टोन है। इसका मतलब क्या हुआ, कीस्टोन का मतलब ऐसा होता है क्योंकि ये जो अगर इस पत्थर को अगर आप हटा दोगे, ठीक है, तो ये जो पूरा इग्लू है ना ये पूरा क्लैप्स हो जाएगा, ये भी गिर जाएगा, ये भी गिर जाएगा, और ये भी गिर जाएगा। तो इसकी इंपॉर्टेंस, ये जो कीस्टोन है इसकी काफ़ी ज़्यादा हाई है, तो इसको बोलते हैं कीस्टोन स्पीसीज। तो कुछ एक ऐसी कम्युनिटीज़ है, कुछ एक ऐसी स्पीसीज है जिनके ऊपर जो है अदर कम्युनिटी काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट होती है, उनको कीस्टोन स्पीसीज बोलते हैं। यूपीएससी ने PYQ में ये पूछा हुआ है, ठीक है। सॉरी। तो मान लो जैसे मैंने बोला बनियन ट्री, अब एग्जाम्पल चलो सुन लो, वैसे मतलब ये बन तो नहीं रहा है। अब मान लो एक बनियन का ट्री है, और इसमें जो है मैं थोड़ा अपने तरीके से यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ आपको, और डेजर्ट की जगह है, ठीक है, वैसे ये होता नहीं है वहाँ पे। तो यहाँ पे जो ये जो बनियन का ट्री है, अब मान लो बनियन के ट्री में आप देखो कि यहाँ पे बर्ड्स भी यहाँ पे रहेंगी, ठीक है, बर्ड्स का हैबिटेट भी होगा और फूड शेल्टर भी यहाँ पे होगा। ये दोनों चीज़ें इसको जो है बर्ड्स की जो है फूड सिक्योरिटी और इसको प्रोवाइड करेगा। अब इसके यहाँ पे आप बीच में देख लो, यहाँ पे स्क्वॉल्स भी होंगी, होगी ना, गिलहरी वगैरह, और उसके तने में मान लो कुछ जैसे एंट्स वगैरह जो छोटी छोटी स्पीसीज भी होगी, और बहुत सारी चीज़ें इसमें टर्माइट्स वगैरह यहाँ पे इसमें जो है ये रह रही होगी, दीमक वगैरह। अब मान लो कुछ कल को ऐसी एक्टिविटी होती है, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी होती है, नेचुरल होती है, और ये जो बनियन का ट्री एकमात्र ऐसा है, ये जो है यहाँ पे, ये जो है यहाँ से ये जो है सूख या काट दिया जाता है या फिर रिमूव कर दिया जाता है। तो ये जो बर्ड्स की स्पीसीज होगी, आपकी स्क्वेरल्स की स्पीसीज होगी, एंड्स, टर्माइट्स होगी, जितनी भी इसके ऊपर डिपेंड है ना, ये भी एक्सटिंक्ट हो जाएंगी उसी टाइम पे। आई बात समझ में? तो ये कीस्टोन स्पीसीज है, तो इसी में इसमें पूछा हुआ है, ये जो कम्युनिटी स्ट्रक्चर को डिफाइन करती है, ये ही स्टेटमेंट थी एग्जैक्ट यूपीएससी की, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा यहाँ पे जो है ये जो बेसिक है ये खत्म हुआ। अब हम आएंगे फंक्शन, इकोसिस्टम के फंक्शन क्या क्या है। तो 3 फंक्शन है, इसको जब मैं कंप्लीट कर दूंगा तो यहाँ पे जो लेक्चर भी बंद हो जाएगा, ठीक है। तो 3 अलग अलग चैप्टर है भाई ये, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे समझ लो हर एक चैप्टर से एक क्वेश्चन आएगा, तो कम से कम 6 नंबर या 8 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से तुम्हारे को बनेंगे। तो एनर्जी फ्लो के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। इकोसिस्टम में एनर्जी कैसे फ्लो होता है, खराश हो रही है गले में। तो एनर्जी फ्लो के ऊपर आ जाओ, तो मैंने वही बात है जिसमें मैंने बोला हुआ था, सबसे पहले एनर्जी का सोर्स क्या है आपको ये पता होना चाहिए। एनर्जी का सोर्स है साहब हमारा सन। अगर सन है तभी हमारी लाइफ यहाँ पे जो है एग्जिस्ट करेगी, अगर सन नहीं होगा तो हमारी लाइफ यहाँ पे एक्सटिंक्ट हो जाएगी, लाइफ कोई पॉसिबल नहीं होगी। सन का सबसे पहले ये है, ठीक है। तो सुबह उठते हो तो सूर्य भगवान को नमस्कार करना,
तो यहाँ पर जो है ये जो फोटोसिंथेसिस होती है ना, अब प्लांट है, देखो यहाँ पे मैंने बोला जीपीपी जो है आपकी प्रोडक्टिविटी के ऊपर आती है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो इसमें यहाँ पे आप देखोगे जितने अमाउंट में आपकी सनरेज यहाँ पे पहुँचेगी उतने ज़्यादा अमाउंट में यहाँ पे ये जो पौधे हैं ये फोटोसिंथेसिस करेंगे, ठीक है। जब फोटोसिंथेसिस करेंगे तो उससे आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, ये जो प्रोडक्टिविटी है ये भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो आपकी ये जो बायोमास है, ठीक है, बायोमास समझ रहे हो ना, आ रही है याद वापस मैंने क्या बोला, ये जो फ्लोरा फाउना है ना इसका वेट जो है ये जो है ये बढ़ जाएगा, बायोमास बढ़ जाएगा। और जब बायोमास बढ़ जाएगा तो यहाँ पे प्रोड्यूसर जो है इसको ये यहाँ पे इसको जो है खाएंगे, उसके बाद फिर कंज्यूमर आएंगे, ठीक है। तो एक के ऊपर एक यहाँ पे ये डिपेंड करेगा। तो ये वही बात है एनर्जी साइकिल की, ठीक है। तो एनर्जी का फ्लो यहाँ पे ना, यहाँ पे आपके पिरामिड्स के ऊपर यहाँ पे डिपेंड करता है, ठीक है, ठीक है। तो पिरामिड के ऊपर यहाँ पे एनर्जी यहाँ पे डिपेंड करती है, तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। पर उससे पहले यहाँ पे एक लॉ है, ठीक है। एक बंदा आता है ये बोलता है भी एनर्जी ना ही कंजर्व होती है ना यहाँ पे ये डिस्ट्रॉय होती है, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर बेस अपना ये लॉ देता है और इस बंदे का नाम है लिंडमैन्स। तो ये बोलता है भी अपने नाम के ऊपर ये लॉ देता है। अब ये बोलता है भी ये जो एनर्जी है ना, एनर्जी है, ये बोलता है भी सिर्फ ये 10% ही पास होती है और 90% यहाँ पे ये लॉस हो जाती है, ये बंदा बोलता है ऐसा, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला हुआ था आपको यहाँ पे जो प्रोडक्टिविटी के ऊपर मैंने बोला हुआ था जो एनर्जी लॉस है आपकी रेस्पिरेशन में हो जाती है, ठीक है। तो दूसरी यहाँ पे अगर मान लो आप खाना खाते हो, ठीक है, तो आपको क्या लगता है भी आप जो है 100% उसको कंज्यूम कर पाते हो, नहीं करते ना, एक्सक्रीशन भी तो होता है, ठीक है। इवन यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आपकी ये जो गाड़ियाँ हैं ना पेट्रोल और डीजल की, जो डीजल की गाड़ियाँ हैं ना ये भी 52 या 62% ही यहाँ पे इसमें यह जो एफिशिएंसी के साथ इसको जो है कंबशन को यहाँ पे करती है, ठीक है, एनर्जी में कन्वर्ट करती है पेट्रोल को। तो ह्यूमन के साथ तो यार नेचुरल सी बात है। तो ये बंदा बोलता है भी 90% एनर्जी जो है 90% जो है लॉस हो जाएगी, 10% एनर्जी जो है ट्रांसफर होगी, उसी को 1/10 लॉ बोलता है। और ये आप यहाँ पे याद रखना। और पूछ लेगा कई बार ऐसा भी पूछता है क्योंकि ये PYQ है, पर अब ये मतलब रेलिवेंट नहीं, इतने पूछते नहीं है। तो बोलेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर यहाँ पे ये बेस्ड है। तो इसमें ये बोलता है भी ये जो एनर्जी है ना, जो आपकी ये जो प्राइमरी लेवल है, ठीक है, ये जो ऑटोट्रॉप्स हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है, ठीक है। क्या बोलता है ये एनर्जी सबसे ज़्यादा यहाँ पे मैक्सिमम होती है क्योंकि सनरेज यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे बन रही है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे जो है आगे साइकिल में यहाँ पे ये प्रोसेस यहाँ पे रिपीट होती है। अगर मान लो यहाँ पे आपकी ये जो ग्रास है, ग्रास में ये बोलता है भी यहाँ पे इसमें 1000 यूनिट में ले लेता हूँ, ठीक है। एक पर्टिकुलर एरिया है ना, पर्टिकुलर एरिया के ग्रास में यहाँ पे 1000 यूनिट में ले लेता हूँ, इसमें 1000 यूनिट की एनर्जी है। तो इसमें ये बोलता है अगर इसको कोई कंज्यूम करता है, ये जो डियर है इसको ये कंज्यूम करेगा, तो ये बोलता है भी इसमें जो है 10% ही यहाँ पे एनर्जी ट्रांसफर होगी, 90% लॉस होगी। तो वही बात है 1000 का यहाँ पे आप 10% निकालोगे, सॉरी, तो यहाँ पे आपको जो है 100 मिलेगा, ठीक है। तो 10% यहाँ पे ट्रांसफर होगी और उसकी 100 की यहाँ पे फिर 10% आप फिर से निकालोगे तो यहाँ पे आपको फिर 10 यूनिट मिलेगी। तो जितनी ज़्यादा यहाँ पे आप जो है ट्रॉफिक लेवल के ऊपर ऊपर यहाँ पे आप जो मूव करते जाओगे उतना ही कम यहाँ पे आपको जो है एनर्जी मिलेगी। तो मैक्सिमम लेवल एनर्जी आपको बेस लेवल में मिलेगी। तो ये बात आप दिमाग में बिठा लेना, ठीक है। ये लिंडमैन्स लॉ बोलता है, क्योंकि जब दिमाग में कोई भी चीज़ें आपको नहीं घूमे तो याद रखना एनर्जी का सोर्स कहाँ है, ये है सन, ठीक है। तो मैक्सिमम एनर्जी यहाँ भी होगी, यहाँ से शुरू होती है और उसके बाद फिर यहाँ पे साइकिल होगी यहाँ पे अर्थ में। और उसके बाद यहाँ पे जब मैंने ये बात बोली ना तो यहाँ पे जो है 100 यूनिट, 1000, 100, 10 है, ठीक है। तो एक बात याद रखना हमेशा, ये जो लाइन है ना, क्योंकि एनर्जी लेवल यहाँ पे आप देखोगे इसको 10 यूनिट मिल रहा है, ठीक है। और जो है हिरन को यहाँ पे 100 यूनिट्स मिल रहा है, ठीक है। ये जब ये एक दूसरे को यहाँ पे फूड चेन में यहाँ पे ये कंज्यूम करेगा, ठीक है, ट्रॉफिक लेवल में। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो ये जो शेर है ना इसको जो है ज़्यादा एनर्जी चाहिए, जब ये इसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए तो ये ज़्यादा शिकार करेगा, ठीक है। और ये शेर को देखोगे आप, जो जो डियर है इसको एक गठड़ी घास का फेंकेगा तो इसके लिए काफ़ी है, सारे दिन के लिए या 2 दिन के लिए भी काफ़ी है। तो ये बात ध्यान रखना। अब नेक्स्ट आ जाओ आप ट्रॉफिक लेवल। ट्रॉफिक लेवल का मैं बोल रहा हूँ जब से ट्रॉफिक लेवल मतलब इसका मतलब क्या हुआ। तो ट्रॉफिक लेवल का मतलब होता है साहब आपकी ये जो फूड चेन है ना उसमें जो स्पीसीज की पोजीशन कहाँ पर है उसको बोलते हैं ट्रॉफिक लेवल, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे मैंने बोला फूड चेन और फूड वेब, फूड चेन के बारे में बोला तो फूड चेन के ऊपर देख लो। तो फूड चेन में सबसे पहले देखो यहाँ पे जो घास है, ठीक है, इसको आप जो है 1 डिग्री बोल, सॉरी ऑटोट्रॉप्स बोल रहे इसको, ठीक है। उसके बाद उसको जो है ये जो है चूहा माउस खाता है, इसको 1 डिग्री मान लो, इसको 2 डिग्री मान लो, इसको 3 डिग्री मान लो, ठीक है। अगर मैं इसको पिरामिड में पिरो दूँ तो इसमें 3 डिग्री यहाँ पे होगा, 2 डिग्री यहाँ पे होगा, 1 डिग्री यहाँ पे होगा और ऑटोट्रॉप्स यहाँ पे होगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये ट्रॉफिक लेवल आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे अगर आप फूड वेब के ऊपर आ जाओ, यार गला खराब हो रहा ज़्यादा, खराश हो रही है। तो नेक्स्ट आ जाओ यहाँ पे, अगर आपका ये जो फूड वेब है तो फूड वेब का साहब ऐसा है ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। अब अगर आप रियल और इमेजिनरी में काफ़ी ज़्यादा फर्क होता है। जब रियल लाइफ में आओगे ना तो घास को ऐसा जरूरी तो नहीं है भी यहाँ पे आप माउस ही खा रहा है तो उसको ग्रास ऊपर भी खा रहा है, उसको रैबिट भी खा रहा है, उसको काऊ भी खा रही है, उसको डियर भी खा रही है, मल्टीपल चीज़ें ना अलग अलग इसमें स्पीसीज है, इसी को तो बायोडाइवर्सिटी बोलती हैं। अब ऐसा है जब मैंने यहाँ पे बोला ये जो स्नेक है ना ये माउस को खाता है। अब मान लो यहाँ पे जो है ये जो माउस ही यहाँ पे गायब हो जाता है, ठीक है, इसकी माउस की यहाँ पे पॉपुलेशन कम हो जाती है, एक्सटिंक्ट हो जाते हैं यहाँ से या माइग्रेट कर जाता है, तो स्नेक तो भूखा मर जाएगा, होगा ना ऐसा। तो अगर स्नेक भूखा मर जाएगा तो उसके लिए ये गलत हो जाएगा।
तो ऐसा है, नेचर ने ऐसा प्रावधान रखा है साहब, तुम्हारे लिए जो है ऑप्शन बी है, तो उसके लिए यहाँ पे जो है उसको स्नेक की जगह, माउस की जगह फ्रॉग मिल जाएगा खाने के लिए। तो ये बात है, ठीक है। तो ये फूड वेब है और ये फूड चेन है। तो फूड चेन आपकी लीनियर मिलेगी, एक लीनियर लाइन में मिलेगी, ठीक है। फूड वेब काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, ये रियल लाइफ के ऊपर बेस है, सिंपलर है, रियलिस्टिक है। ये इंटर स्पीसीज के ऊपर ही हमेशा होती है। ये क्या होती है, फूड चेन और फूड वेब हमेशा इंटर स्पीसीज के ऊपर होती है। इंटर स्पीसीज का मतलब समझते हो, इंट्रा और इंटर में। इंट्रा स्पीसीज होती है जो सेम स्पीसीज के ऊपर जो है यहाँ पे उनके स्ट्रगल होता है। मैक्सिमम जो इंट्रा स्पीसीज स्ट्रगल होता है ना हमेशा, ये प्लांट्स के ऊपर ज़्यादा होता है, ट्रीज के ऊपर। ये मतलब मान लो आप एक बगीचे में 2 आम के पेड़ लगा दोगे ना, तो इनका कॉम्पिटिशन आपस में रहेगा, ठीक है। कैनोपी जिसको आप समझते हो, तो ये आपस में सनलाइट और इसके रिसोर्सेज के ऊपर जो है ये लड़ते रहेंगे, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स और वाटर के लिए। इनकी रूट्स वगैरह ज़्यादा नीचे जाएगी। पर यहाँ पर आप देखोगे जो दूसरा जो एनिमल्स के ऊपर है, तो इसमें आप देखोगे ये इंटर स्पीसीज होती है। कभी भी देखना, शेर शेर को नहीं खाता है, शेर हमेशा जो है गाय को खा लेगा, बफलो को खा लेगा, ठीक है, कुत्ते को खा लेगा, या फिर कुछ और डियर वगैरह को खा लेगा, पर कभी एक स्पीसीज को नहीं खाएगा। तो ये ऐसा है। और ये रिप्रेजेंट क्या करते हैं, फ्लो ऑफ एनर्जी। फ्लो ऑफ एनर्जी समझ रहे हो ना। यहाँ पे ऑटोट्रॉफ होगा, 1 डिग्री कंज्यूमर होगा, 2 डिग्री कंज्यूमर होगा, 3 डिग्री कंज्यूमर होगा, तो ये एनर्जी फ्लो है। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन भी है, इफ अ स्पीसीज डाइज नेचुरली विल इट बी कंसिडर्ड पार्ट ऑफ एनर्जी फ्लो। बोलो, अगर मान लो कोई जो यहाँ पे ये हिरन है, इसको ये जो है नेचुरली डेथ होगी, इसको किसी ने इसने मारा नहीं, किसी ने इसको खाया नहीं, तो ये जो है एनर्जी फ्लो का पार्ट होगा या नहीं होगा। तो इसका आंसर है नहीं होगा, ठीक है। जब कोई खाएगा तभी तो एनर्जी एक से दूसरे में पास होगी ना, इसको कौन खा रहा है, कोई नहीं खा रहा। अब इसके ऊपर लिमिटिंग फैक्टर के ऊपर आ जाओ, जो डिस्ट्रप्शन कैसे हो सकती है एनर्जी फ्लो में। तो इसके लिए देखो साहब, सबसे पहली बात है, ये जो प्रेडेटर्स है ना, अपेक्स प्रेडेटर्स हैं, अब इनकी पॉपुलेशन मान लो एकदम जैसे बूम हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। अब इनकी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तो आपका ये जो इनके जो है यहाँ पे ये जो फूड है, ये जो कंज्यूमर है 1 डिग्री या 2 डिग्री कंज्यूमर में आते हैं, तो इनकी पॉपुलेशन भी कम होगी ना। अब मान लो मेरे पास, अब आपके पास मान लो 30 दिन का राशन है। अब आप एक आदमी के लिए 30 दिन का राशन तो काफ़ी है, पर एक की जगह आपके पास जो है एक बंदा और आ जाता है, और वो क्या 15 दिन के लिए रहेगा। तो वो सिमिलर बात है यहीं पे। और सिमिलर कॉन्सेप्ट यहाँ पे जो है इनके लिए भी आ जाता है, आरबी बोरस के लिए, ठीक है, ये जो घास खाते हैं। अब येलोस्टोन नेशनल पार्क में पता क्या हुआ, जहाँ पे वुल्फ होते हैं, अब वहाँ पे जो भेड़िए हैं, भेड़ियों की जनसंख्या कम होगी, ठीक है, वुल्फ्स की। अब वहाँ पे उनकी पॉपुलेशन कम होगी, तो यहाँ पे ये जो शिप्स और भेड़ वगैरह थी ना, जितनी भी जो रेयरिंग एनिमल्स ग्रेजिंग थी, इनकी पॉपुलेशन बढ़ गई। जब इनकी पॉपुलेशन बढ़ गई, तो इससे पता क्या हुआ, इन्होंने सारी घास खा ली, और जब सारी घास खा ली तो इनकी पॉपुलेशन तो बड़ी बड़ी, पर एंड में जो है ये भी इनकी पॉपुलेशन कम होने लगी, ठीक है, क्योंकि भूख से ये भी मरने लगे। और तीसरी है इन्वेजिव स्पीसीज है। तो इन्वेजिव स्पीसीज का क्या है यार, जो दूसरी एरिया का रिसोर्सेज है उसको एक्सट्रैक्ट करना शुरू करेगा, और उसको ये जो है एक्सप्लॉइट करेगा, ठीक है, इकोसिस्टम को वहाँ के हार्म भी पहुँचाएगा। कई बार तो ऐसा होता है, ये एंड तक यहाँ पे उस एरिया को कॉलोनाइज कर देता है, ठीक है। तो ये है। अब आ जाओ पिरामिड के ऊपर, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अब पिरामिड है साहब, पिरामिड जो है 2 टाइप का होता है, एक जो है आपका इन्वर्टेड होता है और दूसरा आपका अपराइट होता है, ठीक है। तो अपराइट में ऐसा होता है, जो एनर्जी लेवल है, ठीक है, ये जो एनर्जी फ्लो है ना, ये यहाँ पे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होता है, ठीक है, बेस में। पर इन्वर्टेड में जो एनर्जी फ्लो है आपको यहाँ पे कम दिख रहा है, यहाँ पे ज़्यादा ज़्यादा ज़्यादा। तो ये है। अब पिरामिड 3 टाइप के हैं, ठीक है। तो पिरामिड नंबर है, पिरामिड ऑफ बायोमास है, पिरामिड ऑफ एनर्जी है। तो पिरामिड ऑफ नंबर की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो इसके ऊपर मैं सीधे बोलूं तो इसको आप याद रखना, जनसंख्या, कितनी जनसंख्या है, कितनी बायोडाइवर्सिटी है, कितनी स्पीसीज है, ठीक है। तो ये बोलेगा अभी ट्रॉफिक लेवल के हिसाब से जो है सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ पे होगी, इतनी सी बात बोल रहा है ट्रॉफिक लेवल। जो स्पीसीज की पोजीशन है ना, यहाँ पे इसमें जो है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में, आपको क्या लगता है सबसे ज़्यादा यहाँ पे पॉपुलेशन कहाँ पे होगी, तो यहाँ पे होगी ना, घास सबसे ज़्यादा होगी। अब प्लीज जो यहाँ पे ट्रीज प्लांट्स जितने भी ग्रास श्रब्स, ठीक है, इनकी यहाँ पे आप देखोगे पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा होती है। वहीं पे आप जो है एपेक्स लेवल पे जाओगे, तो मान लो यहाँ पे लाइन है, लाइन कितने होंगे यार, 20 होंगे, 25 होंगे, इससे ज़्यादा थोड़ी नहीं होंगे। अब एक पर्टिकुलर एरिया है, सवाना ग्रासलैंड लो, सवाना ग्रासलैंड में सबसे ज़्यादा किसकी पॉपुलेशन होगी, तो ग्रासलैंड की होगी ना, इसमें स्पीसीज़ की यहाँ पे। तो ये है। तो पिरामिड ऑफ नंबर में आ जाओ, तो यहाँ पे जो है 3 केस बनते हैं, ठीक है। तो 2 टाइप है, टेरेस्ट्रियल है और एक्वेटिक है। तो इसमें जो केस 1 है वो फॉरेस्ट है, 2 ट्री है और 3 एक्वेटिक है। तो ये जो ट्री वाला है ना, इसमें यहाँ पे PY की हुआ है, ठीक है, तो ये एक्सेप्शन है, इसलिए यहाँ से पूछा हुआ था। अब इसमें देखो टेरेस्ट्रियल में ये बोलता है भी पिरामिड ऑफ नंबर में से, आप खुद ही बोलो, मैंने जो एग्जांपल दिया आपको जो है ना, आप बोलो सबसे ज़्यादा यहाँ पे पॉपुलेशन किसकी होगी। अब जो एपेक्स प्रेडेटर है उसकी ज़्यादा सबसे होगी, मैंने बोला शेर, ये अफ्रीका में जाओगे आप, यहाँ पे कितने होंगे, 500 होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे, पूरे अफ्रीका में मिला के 1000 होंगे, इससे ज़्यादा, ठीक है। पर पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आप यहाँ पे जो अगर देखोगे, तो यहाँ पे आपको पॉपुलेशन ज़्यादा मिलेगी इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है जो स्पीसीज़ होगी, जो बेस लेवल में होगी, सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। और एक्वेटिक में आ जाओ, केस 3 में। तो एक्वेटिक में ऐसा है, यहाँ पे जैसे हमने बोला जो है लैंड में क्या होता है, प्लांट्स होते हैं, ग्रास होती है, ट्रीज होती है, ठीक है।
ये बेस लेवल होते हैं। पर यहाँ पे सिमिलरली यहाँ पे प्लांट्स नहीं होते, यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं। तो मतलब एक टाइप की एल्गी होती है, ठीक है। एल्गी ब्रॉडर टर्म है, फाइटोप्लैंक्टन छोटा टर्म है, ठीक है। तो ये होती है, इसको खाती है 1 डिग्री वाली फिश, उसको 2 डिग्री वाली, 3 डिग्री और 4 डिग्री। अब आप बोलो, खुद ही दिमाग लगाओ, अब पूरे ओशन में कितनी ज़्यादा व्हेल्स का नंबर है, पूरे मतलब जो 5-6 कॉन्टिनेंट जितने भी है इसमें जो ओशन है, तो इन सब में कितनी होगी। अब मान लो 1 लाख यहाँ पे आसपास, मान लो भी यहाँ पे अपेक्स प्रेडेटर इतने हैं, पर यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन यहाँ पे करोगे ना तो आप काउंट नहीं कर पाओगे, इन्फिनाइट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे पूछेगा भी यहाँ पे पिरामिड ऑफ नंबर में एक्वेटिक सिस्टम कैसे, अपराइट है इन्वर्टेड है, आप बोलोगे अपराइट है, इसमें भी अपराइट है। पर ट्रीज के केस में यहाँ पे आप यहाँ पे स्पिंडल शेप आएगी, तो इसका मतलब क्या है यार समझो। तो यहाँ पे पिरामिड ऑफ नंबर ये पॉपुलेशन के ऊपर बात कर रहा है, ठीक है। तो ट्री क्या होता है, एक इंडिविजुअल होता है, इंडिविजुअल की पॉपुलेशन कितनी होती है, एक ही होती है ना। तो इसका केस यही है। तो ट्री की यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे जो नंबर है वो मिनिमम होता है। अब ट्री है, ट्री के अंदर यहाँ पे मैंने बोला भी यहाँ पे जो है मान लो एक नेस्ट यहाँ पे, एक नेस्ट यहाँ पे, एक यहाँ पे तो 4 चिड़िया यहाँ पे रहे। इसमें मान लो फिर यहाँ पे जो ग्रास ऊपर रह रहा है, ठीक है, यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है, तो इसकी पॉपुलेशन यहाँ पे ज़्यादा होगी, क्योंकि ये शायद इन्हीं को खा रही होगी। तो पिरामिड ऑफ नंबर में आप यहाँ पे देखो तो ग्रास ऊपर की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा होगी और सबसे कम जो है ट्री की होगी, ठीक है। तो इसको मैं बोलूँ तो यहाँ पे 2 नंबर मैक्सिमम होगा, फिर 3 नंबर होगा, फिर 1 नंबर होगा, कुछ इस तरीके से तो बनेगा ना ये। तो यही है। आ जाओ पिरामिड ऑफ एनर्जी। अब एनर्जी के ऊपर बात आई तो लिंडमैन्स लॉ आपको याद आना चाहिए, भी 1/10 ऑफ एनर्जी हमेशा पास करती है, बाकी जो है 90% एनर्जी जो है लॉस हो जाती है। ये चीज़ आपके दिमाग में आनी चाहिए। तो इसमें अगर आपको ऐसा लग रहा है भी 10% पास हो रही है, तो मैक्सिमम एनर्जी कहाँ पे होगी, खुद ही बोलो। यहाँ पे ही होगी ना। अगर मैंने बोला 1000 यूनिट यहाँ पे होगी, तो यहाँ पे 10% ही पास होगी, तो 100 यूनिट होगी। यहाँ पे क्या होगी, 10 यूनिट होगी, और यहाँ पे कितनी होगी, 1 यूनिट समथिंग कुछ ऐसा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देख रहा है भी यहाँ पे कैसी है, ये अपराइट होगी, ऑलवेज अपराइट होगी, ठीक है। तो यहाँ पर यही बात है। तो फॉरेस्ट में भी सेम होगा, ट्री में भी सेम होगा, और एक्वेटिक में भी सेम होगा, ठीक है। क्योंकि घास जो है सबसे ज़्यादा होगी, और ट्री में जो है जितनी भी होगी क्या बोलते हैं एनर्जी लेवल वो ज़्यादा होगा। अब जो है ग्रास ऊपर और बर्ड में क्या होगा, कुछ नहीं होगा यार उसके कंपेरिजन में। एक्वेटिक में भी देख लो, फाइटोप्लैंक्टन सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि एनर्जी उसमें, उसी को खा के तो बाकी भी सर्वाइव कर रहे हैं, तो मैक्सिमम तो उसी में होगा, बाकी में कैसे हो जाएगा। अब पिरामिड ऑफ बायोमास में आ जाओ, ठीक है। तो ये पिरामिड ऑफ बायोमास का मतलब समझ लेना भी, वेट के ऊपर आ रहा है, ठीक है, ड्राई वेट। अब बायोमास में ऐसा है, इसमें भी 3 केस बनते हैं, ठीक है। अब वेट के ऊपर केस हो रहा है, तो यहाँ पे फिर यहाँ पे टर्शियल और एक्वेटिक है। तो एक्वेटिक में यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है इन्वर्टेड यहाँ पे केस बन रहा है, ठीक है। तो इन्वर्टेड क्यों बन रहा है, अब मैं बोलता हूँ सब, अगर जो है मान लो एक लेक ले लो, ठीक है, लेक या ओशन ऐसी, ठीक है, इंडियन ओशन ले लो, ठीक है। तो इंडियन ओशन में मैं बात करता हूँ, आपकी जो जितने भी स्पीसीज है, अपेक्स प्रेडेटर कौन सी है, ब्लू वेल समथिंग, शार्क वगैरह कुछ ऐसे ही मतलब बोलते हैं, ठीक है, वेल वगैरह है। तो उसको बोलते हैं अभी 1000 आती है, 100 आती होगी जितने, वो एक होती है, ठीक है, ऐसा बोलते हैं। तो आप देखो इंडियन ओशन में फाइटोप्लैंक्टन्स का वेट कितना होगा, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे इंडियन ओशन में जो है 5000 ब्लू वेल्स भी होगी, ठीक है, जो शार्क्स होगी जो भी है ये। अब इनको आप वेट करोगे, एक तरफ रखोगे, और दूसरी तरफ आपके ये जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं इनको आप एक तरफ रखोगे, तो किसका वेट ज़्यादा होगा। नेचुरल सी बात है यार, इनकी वेट ज़्यादा होगा, तो वही बात है, तभी ये इन्वर्टेड हो जाता है। तो यहाँ पे मिनिमम वेट होगा, बढ़ता 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 ऊपर की तरफ वेट है बढ़ता जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा मैंने बोला ट्री के ऊपर आ जाओ, इंडिविजुअल के केस में, तो ट्री में सबसे यार, अब बर्ड का वेट कितना होगा, आधा किलो होगा, 2 किलो होगा, इससे ज़्यादा थोड़ा नहीं होगा। अब पेड़ जो है टन्स के हिसाब से होता है। और वैसे ही आप फॉरेस्ट में देखोगे तो जितने सारे यहाँ पे ये जो बायोमास है, बायोमास का वेट ज़्यादा होगा यार। लाइन कितना होगा, 20 लाइन हो गई एक जगह पे मान लो, तो 20 लाइन का कितना ही वेट होगा, 400 किलो होगा, 500 किलो होगा उसको आगे। तो इतनी सी बात है। अब यहाँ पे देख लो, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, शायद पूछा हुआ भी होगा, तब ये लिखी होगी स्टेटमेंट, ठीक है, काफ़ी टाइम हो गया नोट्स बनाए हुए इनको। तो एफिशिएंसी का ऐसा है साहब, जो ये जो एफिशिएंसी अगर आपसे पूछे भी, एफिशिएंसी किसकी है, एक्वेटिक इकोसिस्टम की ज़्यादा है, टेरेस्ट्रियल की ज़्यादा है, ठीक है। तो आपका ये जो एनर्जी ट्रांसफर के ऊपर डिपेंड करता है भी, आपकी एनर्जी ट्रांसफर कितनी हो रही है और कितना एनर्जी लॉस हो रहा है, ठीक है। अगर आपकी जो है ज़्यादा एनर्जी लॉस हो रहा है और एनर्जी ट्रांसफर बिल्कुल कम हो रही है, तो उसमें आप बोलोगे एफिशिएंसी कम है, ठीक है। जो आपकी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है उसकी आपकी एफिशिएंसी कम है, एक्वेटिक की ज़्यादा है। इसका मतलब क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ये जो आपके एल्गी और फाइटोप्लैंक्टन्स है ना, ये फास्ट रिप्रोड्यूस करते हैं घास के कंपेरिजन में, ठीक है। तभी यहाँ पे जो है ये जो है इक्वेटिक सिस्टम में जो है एफिशिएंसी ज़्यादा है। और ट्रॉफिक लेवल भी यहाँ पे आपको मैं अब बात करूँ तो यहाँ पे टर्शरी में कम है, और एक्वेटिक में, टेरेस्ट्रियल में कम है और एक्वेटिक में ज़्यादा है। इसमें कि कितने 4 डिग्री तक होता है शायद, मेरे ख्याल से कुछ ऐसा ही है, ठीक है। यहाँ पे जो है अगर ईगल वगैरह को आप ऐड करते जाओगे, ठीक है, तो तब जाके यहाँ पे 4 डिग्री तक बनता है, और यहाँ पे 5 डिग्री या ज़्यादा भी बनता है। तो इस चीज़ को यहाँ पे याद रखना। अब नेक्स्ट आ जाओ, ये पोल्यूशन के ऊपर ऐसे रिलेटेड है, ठीक है। पोल्यूशन, जब तुम वाटर पोल्यूशन पढ़ोगे तो यहाँ पे BOD, COD, ठीक है, और बायो एक्यूमुलेशन, बायो मैग्निफिकेशन है, ये 4 चीज़ें होती है पढ़ने के लिए, ठीक है। तो इनमें ऐसे मतलब इसको करेंगे, पर देखो इसमें अगर है तो पढ़ा देते हैं। अब एक्यूमुलेशन का मतलब क्या होता है, ये जो वर्ड है ना, इसका मतलब होता है इकट्ठा होना, ठीक है। और मैग्निफिकेशन का वर्ड जो है ना, वो मैग्निफिकेशन का वर्ड मतलब होता है जो इकट्ठा तो हो गया है, पर अब ये बढ़ रही है इसकी कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। क्या कर रही है, बढ़ रही है नंबर, इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है, ठीक है। अब बायो एक्यूमुलेशन का मतलब होता है इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट इन एन ऑर्गेनिज्म ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। अब कोई एक इंडिविजुअल है,
ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने बताया यहाँ पे इंडस्ट्री है, मान लो यमुना ही है, ठीक है, यमुना के काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सीवेज वेस्ट आता है, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे वाटर सॉल्युबल यहाँ पे वेस्ट आ रहा है, ठीक है, और ये पाउंड है, पाउंड के अंदर यहाँ पे ये रिलीज कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये जो मछली है ना, ये क्या करेगी, ये इसी को तो कंज्यूम करेगी, मछली के अंदर यहाँ पे जो आएगा बंदा वही तो खाएगा, ठीक है। जब ये इस चीज़ को कंज्यूम करेगी ना, तो ये जो पॉल्यूटेंट है ना, ये टॉक्सिक है, हार्मफुल टॉक्सिक है, ये इसकी बॉडी में यहाँ पे ये एंटर कर जाएगा। जब ये इसकी बॉडी में ये जो टॉक्सिक जब एंटर कर जाएगा तो इसको आपको लगे बायो एक्यूमुलेशन, ठीक है। और जब ये जो आपके ये जो पॉल्यूटेंट्स है ना, इसकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है और ये फूड चेन में एंटर हो जाता है, तब यहाँ पे आप इसको बोलोगे बायो मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो फूड चेन के साथ एंटर है। अब मान लो ये जो फिश है ना, ये यहाँ पर है, अब इस फिश को ये वाली मछली खा लेती है और इसको ये वाली खा लेती है और इसको ये वाली खा लेती है, ठीक है। तो मान लो इसमें 10 ppm का यहाँ पे पॉल्यूटेंट है, तो इसको ये मान लो 10 मछलियाँ ये खा लेती है, ठीक है। तो इसको कितने 100 ppm का पॉल्यूटेंट इसके अंदर आ जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे इसमें क्या है, अगर मान लो ये जो है इसकी जैसे 2 खा लेती है तो 200, और ये जो है यहाँ पे इसकी जैसे 2 खा लेती है तो 400 ppm। तो आप बोलो सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेंट है जो टॉक्सिसिटी है कहाँ पर है सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा टॉक्सिसिटी ना यहाँ पर होगी और मिनिमम यहाँ पे होगी। पता क्यों होता है, क्योंकि ये जो बड़ी स्पीसीज जो मछलियाँ होती हैं, जो फिशेज होती है, इनकी लाइफ स्पैन काफ़ी ज़्यादा होती है, और ये जो शॉर्टर इसमें है, ये छोटी है, इनकी लाइफ स्पैन काफ़ी कम होता है। तो जो भी यहाँ पे जो फिश लवर है, मछलियाँ वगैरह खाता है या मीट खाता है, तो ध्यान रखना भाई, बड़ी मछलियाँ मत खाना, छोटी वाली खाना, ठीक है, नहीं तो तुम्हारे अंदर भी पॉल्यूटेंट आ जाएगा, ठीक है। और एक बात और, ये जो पॉल्यूटेंट मैं बोल रहा हूँ ना, ये जो है फैट सॉल्युबल है, ठीक है। तो वाटर सॉल्युबल ऐसा होता है, अभी आपने जो है अभी कोई चीज़ ली और कुछ टाइम बाद जो है 5 या 4 घंटे बाद जो है एक्सक्रीट कर दी, ठीक है, पेशाब कर दिया। पर इनका ऐसा नहीं है, ये फैट स्टोर हो जाते हैं और ये बॉडी में ये लॉन्ग टर्म तक रहता है, ठीक है। हाइड्रोफोटिक है, मतलब वाटर मतलब इसके पानी के साथ रिएक्ट नहीं करती है और स्लोली एक्सक्रीट होती है, ठीक है। ये बायो एक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन है। नेक्स्ट आ जाओ इकोलॉजिकल सक्सेशन। यार गला खराब हो रहा जाता। तो सक्सेशन का मतलब क्या होता है, सक्सेशन का मतलब होता है भाई चेंज है, ठीक है। जो स्पीसीज, मान लो कोई एरिया है, ठीक है, ये एरिया है, और इसमें मैं बोलता हूँ 1000 साल का टाइम फ्रेम में जो है टाइम फ्रेम रखता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे पता क्या होगा, 1 साल 1000 साल में जो है ये जो स्पीसीज़ है यहाँ पे ये जो है चेंज आता जाएगा। S1 स्पीसीज़ होगी, S2 आ जाएगी, S3 आ जाएगी, S4 आ जाएगी, S5 आ जाएगी और S6 आ जाएगी, एक के बाद एक रिप्लेस करती जाएगी इसको। उसी को आप जो है इकोलॉजिकल सक्सेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये है चेंज इन स्पीसीज इन एन एरिया ओवर पीरियड ऑफ टाइम, उसको आप इकोलॉजिकल सक्सेशन बोलते हैं। इसके पीछे के रीज़न काफ़ी ज़्यादा है, जैसे लिमिटेड फैक्टर है, क्योंकि रिसोर्सेज है तो यार, रिसोर्सेज के पीछे तो स्ट्रगल होता है। सनराइज न्यूट्रिएंट सॉइल्स वाटर वगैरह जो ये जो पेड़ वगैरह होते हैं ना, इनमें ज़्यादा होता है इसमें, ठीक है। अब चेंज इन पॉपुलेशन हो जाएगी, जैसे डार्विन बोलते हैं ना सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, तो इसमें सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की वही होगी, जो जो सबसे स्ट्रॉन्ग होगा वही उसमें जो है सर्वाइव करेगा, जो नहीं होगा वो रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है, मर जाएगा। और उसके बाद फिर मान लो जो है सडन इन्वायरमेंटल चेंज हो जाए, जैसे डायनासोर थे बेचारे रह रहे थे और रातों रात जो है, रातों रात तो क्या पर 2 से 2.5 मिलियन टाइम लगा था उनको एक्सटेंट होने में, हो गए थे, ठीक है, मीटरराइट से हिट हुआ था। अब जो आपका इकोलॉजिकल सक्सेशन है, ठीक है, ये जो चेंज आ रहा है ये हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है, ठीक है। जैसे आपका यहाँ पे एक टाइम होगा जब बैरन लैंड होगी, तो बैरन लैंड में आपको यहाँ पे जो है घास दिखेगी उगती हुई, घास के बाद फिर आप देखोगे कुछ टाइम बाद यहाँ पे प्लांट की जो बड़ी स्पीसीज है वो यहाँ पे टेक ओवर करेगी, और उसके बाद फिर ट्रीज आ जाएंगे। ट्रीज के बाद आपको कभी भी ऐसा नहीं देखने को मिलेगा भी एकदम आपको यहाँ पे ग्रास आए, ठीक है, नेचुरली तो कभी भी नहीं होगा। सेकेंडरी सक्सेशन में बेशक ऐसा होता है, पर प्राइमरी सक्सेशन में कभी नहीं होगा, ठीक है। तो अगर यूपीएससी में ये तो पूछा हुआ है, ठीक है, यूपीएससी में अगर आपको फिर से स्टेटमेंट आती है तो आप बोलोगे भी ये जो है सक्सेशन यूनिडायरेक्शनल होता है, एक डायरेक्शन में चलता है ये, ठीक है, कभी रिवर्स नहीं होता, ये बात रखना। प्रोग्रेसिव नेचर में होता है, तो यहाँ पे ये जो शुरुआत में पाइनर स्पीसीज आएगी तो इसको जो है बाद में फिर कॉम्प्लेक्स स्पीसीज, पाइनर स्पीसीज होती है ये स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, इनका लाइफ स्पैन काफी कम होता है, ठीक है, और इजिली ये रिप्लेस हो जाती है। जो कॉम्प्लेक्स स्पीसीज होती है इनका लाइफ स्पैन काफी लंबा होता है और ये लंबे टाइम तक यहाँ पे टिकती है, ठीक है, तो रिजिडिटी इनमें काफी ज्यादा होती है। अब इकोलॉजिकल सक्सेशन 2 टाइप का होता है, देखो, एक प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी होता है। तो प्राइमरी के ऊपर जैसे मान लो यहाँ पे वोल्केनिक एक्टिविटी हो गई, बैरन लैंड यहाँ पे क्रिएट हो गई, ठीक है, या फिर यहाँ पे ग्लेशियर रिट्रीट हो गया, ठीक है। ग्लेशियर रिट्रीट समझते हो, मान लो 1000 साल से कोई एरिया ऐसा है जो बर्फ से कवर हुआ है और एकदम ग्लोबल वार्मिंग हुई, धीरे धीरे वहाँ पे वो लैंड जो है यहाँ पे बर्फ पिघल गया, उसको ग्लेशियर रिट्रीट बोलेंगे। तो यहाँ पे इसका यहाँ पे क्या होगा, प्राइमरी में कोई लाइफ यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है। तो सेकेंडरी में ऐसा है भी यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करेगी। मान लो यहाँ पे कोई एरिया था, यहाँ पे आग लग गई जंगल में, तो जब जंगल में आग लगने के बाद क्या होगा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है एरिया यहाँ पे जो है बंजर हो जाएगा। पर ऐसा है जब ये जो सेकेंडरी सक्सेशन है जब ये आएगा तो ये काफ़ी फास्ट होगा, ठीक है, ये जो है 150 से 200 साल के अंदर अंदर ये जो है अपने आप को फुल्ली रिकवर कर देगा। पर प्राइमरी सक्सेशन पता है कितना टाइम लेता है, 1 से 2 मिलियन के आसपास का टाइम लेगा ये जो है अपने आप को कंप्लीटली इसमें करने, ठीक है।
तो वही बात है, सेकेंडरी फास्ट है और भाई इसमें प्राइमरी स्लो है। अब आ जाओ प्राइमरी सक्सेशन के ऊपर। तो प्राइमरी सक्सेशन के ऊपर आ जाओगे, सबसे पहले न्यूटेशन। न्यूटेशन का मतलब क्या है, बंजर जमीन है, ठीक है, कुछ भी नहीं है वहाँ पे। तो सबसे पहले लाइफ सरफेस होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, वोल्केनिक इरप्शन और ग्लेशियर रिट्रीट होगा। और जब ये सब यहाँ पे जो है आपके लैंडफॉर्म बन जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, इन्वेजिव स्पीसीज, जिसको आप पाइनर स्पीसीज भी बोलते हैं, वो यहाँ पे आएगी। तो पाइनर स्पीसीज क्या होगी, बैक्टीरिया होगी, एल्गी होगी, मॉस होगी, लाइकन होगे। तो इनके बारे में मैंने बोला ये डेट्राइटस भी है, याद है। तो ये क्या करते हैं, ये एंजाइम रिलीज करते हैं। जो एंजाइम जब ये रिलीज करेंगे तो इससे क्या होता है, जो आपका ये जो है, जो रॉक है, इसको ये ब्रेक कर देंगे सॉइल में, ठीक है। जब ये रॉक को सॉइल में कन्वर्ट करेंगे, और इसके साथ ही ऐसा है, इनकी लाइफ स्पैन भी इतनी ज़्यादा तो होती नहीं है, ये इनकी भी डेथ होती है। तो इससे क्या होता है, जब ये डेथ होगी तो सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ेगी धीरे धीरे, ठीक है। तो उसके बाद फिर क्या होता है, माइग्रेशन होगी। अब जैसे मान लो पेड़ों के जो बीज होते हैं ना, पौधों वगैरह के, हवा के साथ उड़ते रहते हैं, ठीक है। मान लो एक बार में गया यहाँ जैसे गिरा, फिर हवा आई, फिर यहाँ जैसे गया, फिर यहाँ जैसे गया, फिर यहाँ जैसे गया, ऐसे तो होता है ना। जब तक इसको अपनी जो है यहाँ पे जो ग्रो करने की यहाँ पे कंडीशंस नहीं मिल जाती, तब तक ये जो है वैसे घूमता रहेगा। अब मान लो बारिश हो जाती है, कुछ ऐसा हो जाता है, तो ये जो है अपने आप को जो है यहाँ पे जो स्प्राउट करेगा और ग्रो होगा। तो माइग्रेशन होगी, यहाँ पे न्यू स्पीसीज आ जाएगी, सीड और स्पोर्स यहाँ पे पहुंचेंगे, तो यहाँ पे क्या होगी, अपने आप को एस्टेब्लिश करेंगे, छोटी छोटी हर्ब्स और घास फूस यहाँ पे जो है ग्रो करना शुरू हो जाएगी। अब ये जो छोटी घास होती है ना, इनकी लाइफ स्पैन कितनी होती है यार, 20-25 दिन तो होती है। 20-25 दिन में ये क्या है, मर जाती है, फिर से ग्रो होती है, मर जाती है, फिर से ग्रो होती है। ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने होगी, इससे मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं होती घास की एज, ठीक है। तो जिससे के कारण यहाँ पे जब ये जो है डिके करेगी, तो सॉइल की इंप्रूवमेंट ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है, माइग्रेशन। उसके बाद फिर आता है कंपटीशन। अब ये कंपटीशन जो है हमेशा इनके बीच में ही होता है, इंट्रा स्पीसीज। मैंने बोला ना, आप एक बगीचे में जो है 2 आम के पेड़ लगाओगे तो आपस में कम्पीट करेंगे, ठीक है। तो वही है, अब ये रिसोर्सेज के पीछे में यहाँ पे आपस में कम्पीट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो यही बात है। और इसमें जो है, जो बिल्कुल फिट होगा, ठीक है, तो वो यहाँ पे इसको सक्सीड कर देगा, सॉरी, जो फिट होगा वो सक्सीड कर देगा ओल्ड वन को। स्पीसीज 1 है, स्पीसीज 2 यहाँ पे इसको रिप्लेस कर देगी, ठीक है। तो इसी को सीरियल स्टेज बोलते हैं, रिप्लेसमेंट ऑफ स्पीसीज ओवर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। और एस्टेब्लिश कर देते हैं अपने आप को, इसको जो है स्टेबल कम्युनिटी बोलते हैं। इसका लाइफ स्पैन जो है काफ़ी लंबा होता है, ठीक है। तो यही है सीरियल स्टेज, ठीक है। अब देखो सीरीज और सीरी और सीरियल स्टेज के बारे में देख लो। अब जो है ये सीरी क्या होती है, एंटायर सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटी सक्सीडिंग ओवर वन आफ्टर अनदर। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो 1000 साल का टाइम फ्रेम है, तो इसमें मान लो यहाँ पे 10 स्पीसीज यहाँ पे एक दूसरे को रिप्लेस कर रही है, उसको तुम सीरी बोलोगे, ठीक है। और जो सीरियल के बारे में बात करता हूँ, तो ईच ट्रांजिशनल कम्युनिटी दैट इज फॉर्म्ड एंड सक्सीडेड बाय अनदर ड्यूरिंग सक्सेशन। स्पीसीज 1 से स्पीसीज 2 के बीच में जब तुम जाओगे, ठीक है, तो उसको तुम सीरियल बोलोगे। तो ये छोटी टर्म है और सीरी बड़ी टर्म है। सेकेंडरी सक्सेशन के ऊपर मैंने बात की हुई थी, जब आग वगैरह लग जाए, सूखा पड़ जाए, या फिर लैंडस्केप में जैसे मतलब कुछ भी हो जाए, अर्थक्वेक वगैरह आ जाए, तो उसके बाद फिर यहाँ पे अगर लाइफ दूसरी बार शुरू होती है, ठीक है, प्राइमरी स्टेज में आएगी डायरेक्टली। उसके बाद फिर सीरियल कम्युनिटीज आएंगी, एक के बाद एक रिप्लेस करेगी एक दूसरे को, और क्लाइमेक्स कम्युनिटी यहाँ पे आ जाएगी 150 से 200 साल के अंदर, ये जो है अपने आप को एस्टेब्लिश कर देगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो पानी के अंदर जो होती है उसको बोलते हैं हाइड्रोसिर, ठीक है। और जो लैंड के ऊपर होती है उसको जीरोसिर बोलते हैं, ठीक है। ये सक्सेशन है। और ये जो है आपके जो ओशन के बगैर, जो बिना ओशन के है जो एरिया है, वो ये टेम्परेरी होती है, सिर्फ ओशन में परमानेंट होती है, ठीक है। अगर मान लो कोई पॉन्ड है ना, ओवर पीरियड ऑफ टाइम जो है यहाँ पे जब सक्सेशन होता है, तो ये जो है देखना लैंडस्केप में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। पहले पानी होगा, मिट्टी धीरे धीरे इकट्ठी होगी, वो पीटलैंड बनेगा, पीटलैंड से कंप्लीट लैंड फॉर्म हो जाएगा। तो ये अगर करना होगा तो कर लेना। ये जो ये है जीरो सिर जो है हमने कर लिया है, हाइड्रो सिर देखना होगा तो देख लेना, वैसे मतलब पूछते तो है नहीं यहाँ से आजकल। अब ऑटोजेनिक एंड एलोजेनिक सक्सेशन क्या होती है। ऑटोजेनिक और एलोजेनिक में काफ़ी फर्क होता है। तो जैसे ये जो है ऑटोजेनिक सक्सेशन जब चेंज कैसे आता है, तो ये आता है बायोटिक फैक्टर के द्वारा, ठीक है। अब याद करो मैंने बायोटिक फैक्टर क्या क्या बताया हुआ था। और जो एलोजेनिक होता है ये अबायोटिक फैक्टर के द्वारा होता है, ठीक है। अबायोटिक फैक्टर याद आ रही है तुम्हारे को, टेम्परेचर चेंज हो गया, बारिश कम हो रही है, रेन ज़्यादा हो रही है, ठीक है, विंड ज़्यादा हो रही है, कुछ एक ऐसे जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर इसके द्वारा चेंज आ रहा है तो उसको तुम अबायोटिक बोलोगे, एलोजेनिक बोलोगे, ठीक है। और अबायोटिक के द्वारा जो आ रहा है, जो स्पीसीज कई बार खुद भी करती है, ये एनवायरनमेंट को खुद चेंज करती है। जैसे इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका कैनोपी। कैनोपी समझते हो क्या होता है। अब जो मान लो अमेजोन रेन फॉरेस्ट है, तो यहाँ पे आप देखोगे आपको जो है पेड़ जो है यहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे रेन काफ़ी ज़्यादा होती है। यहाँ पे स्ट्रगल होता है सनलाइट के लिए। जब सनलाइट का स्ट्रगल होता है ना, तो यहाँ पे ये जो है ऊपर की तरफ पेड़ जो है हमेशा ग्रो करना शुरू करते हैं, ठीक है, आपस में स्ट्रगल करते हैं, तो उसको बोलते हैं कैनोपी। तो इसमें ये ऐसा होता है, ये जो छोटे छोटे पेड़ होते हैं ना, या फिर यहाँ पे जो जितनी भी यहाँ पे बेल वगैरह होती है, ठीक है, तो इनको तो ये मौका ही नहीं देते हैं यहाँ पे सर्वाइव करने का। तो इसी को बोलते हैं ऑटोजेनिक, ठीक है। तो यही इसका एग्जाम्पल है, ये खुद अपने आप को ऐसा एनवायरमेंट कर देते हैं, भाई मैं ही हूँ, बाकी वो मैं नहीं करने दूंगा सर्वाइवर। तो यहाँ पे हो गया न्यूट्रिएंट साइकिल लास्ट है। न्यूट्रिएंट साइकिल में देखो यहाँ पे 2 टाइप की होती है, एक गैसियस होती है, एक सेडिमेंट्री होती है, ठीक है, मतलब एक सॉलिड और गैस में होती है। और यहाँ से ये जो सल्फर है, यहाँ से पता नहीं 2021-22 में क्वेश्चन पूछा हुआ था, इसके सोर्स के बारे में पूछा हुआ था, ठीक है। फॉस्फोरस होगी गैसेस में, कार्बन है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन जो है फेवरेट होती है सारों की।
तो यहाँ पे देखो जो गैसीय साइकिल है इसका रिजर्वर जो रिसोर्स है ये क्या है, ये एटमॉस्फेयर है इसका, ठीक है। और जो सेडिमेंट्री का है, सेडिमेंट्री का रिसोर्स क्या है, लिथोस्फेयर मतलब लैंड है। तो ये चीज़ें मतलब नेचुरल सी है, मतलब बेसिक सी बात बता रहा हूँ। और गैसीय साइकिल काफ़ी फास्ट होती है सेडिमेंट्री साइकिल से, क्योंकि गैस का देखना हमेशा जो है सॉरी। तो गैस का ऐसा होता है ना, जब तुम मैं साइकिल के बारे में बताऊंगा, जैसे हाइड्रोजन होगी, कार्बन होगी, ठीक है, गैसेस में जैसे हाइड्रोजन साइकिल के बारे में बोलता हूँ, तो इवेपोरेशन होगी, इवेपोरेशन के बाद कंडेंसेशन होगी, कंडेंसेशन के बाद वापस जमीन में आ जाएगी, तो होगी तुम्हारी हाइड्रोजन साइकिल, यही है। कार्बन साइकिल का भी ऐसा ही है। एक तो नेचुरल होगा या तो एंथ्रोपोजेनिक होगा। नेचुरल में ऐसा होगा, प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस करेगा, तब एब्जॉर्ब करेगा उसको, फिर एनिमल ह्यूमन जो है वो खाएगा, ठीक है। जब वो मर जाएगा तो वो जमीन के अंदर चला जाएगा, ओवर पीरियड ऑफ टाइम टेम्परेचर प्रेशर बढ़ेगा, तो क्या होगा, उसका जो है कोल वगैरह बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है, पेट्रोलियम बन जाएगा, फॉसिल फ्यूल है। तो उसके बाद फिर एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी होगी, तो उसके बाद फिर तुम फिर वापस जो है उसको एक्सट्रैक्ट करोगे, कार्बन की एमिशन करोगे, फिर यहाँ पे फिर ये एटमॉस्फेयर पहुंच जाएगा, जब रेस्पिरेशन करोगे तब फिर यहाँ पे जो है एटमॉस्फेयर में पहुंच जाएगा, जो नेचुरल तरीके से ह्यूमन और एनिमल्स करते हैं। तो ये फास्टर है। और ये जो सल्फर वगैरह है ना, इसमें आप देखोगे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, जैसे वेदरिंग हो गया। अब मान लो सल्फर है, सल्फर जो है आपके जो है वेदरिंग जो रॉक्स के अंदर ट्रैप है, रॉक्स कैसे होगी, रॉक्स तो एकदम तो टूटती नहीं है साहब। अब जो है 100 साल तक अगर मान लो किसी जगह पे यहाँ पे धूप पड़ती है, ठीक है, क्या बोलते हैं यार, फोल्डिंग एंड एक्सपेंशन वेदरिंग मेकिंग, फिजिकल फीचर में आता है, ठीक है, बायोलॉजिकल केमिकल फीचर में एसिड रेन होती है। तो ये जो है धीरे धीरे टूटता है, तो इसमें आप ये काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। सोर्स और सिंक के बारे में समझते हो। सोर्स वो होता है जहाँ से कि मतलब गैस रिलीज होती है, और सिंक वहाँ पे होता है जहाँ पे गैस को ट्रैप कर देता है, ठीक है। अब आ जाओ इसमें गैसीय साइकिल में जो है कार्बन साइकिल, जिसके ऊपर मैंने बोला हुआ था, कार्बन है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस करेगा प्लांट, इसको जो है कंज्यूम कर लेगा, ठीक है, और ऑक्सीजन ये छोड़ेगा। अब ये पौधा घर यहाँ पे जब ये बड़ा हो जाएगा तो इसको जो है एनिमल खा लेगा, या तो फिर ह्यूमन खा लेगा, और उसके बाद अगर एनिमल खाएगा तो उसके बाद फिर ह्यूमन खा लेगा। तो इससे तुम्हारे को क्या दिख रहा है, यहाँ पे ये जो है कार्बन जो है एक साइकिल के थ्रू हमारे बॉडी में आ गई है, ठीक है। ओवर पीरियड ऑफ टाइम हमारी क्या डेथ हो जाती है, डेथ होने के बाद फिर यहाँ पे क्या जमीन में मिल जाते हैं, मिट्टी में, ठीक है। जो मिट्टी में ये फिर यहाँ पे ये ऑक्सीजन यहाँ पे ट्रैप हो जाती है। मैक्सिमम जो है एनिमल के केस में होता है हमारे यहाँ पे बरी, और मतलब यहाँ पे दफना देते हैं या फिर जला देते हैं। पर यहाँ पर क्या होता है, ये एनिमल्स को तो कोई नहीं पूछता। अगर मान लो अमेजोन रेन फॉरेस्ट में अगर कोई चीज़ मर गई तो वो तो वहीं पड़ी रहेगी, ठीक है। तो उसमें यह है ओवर पीरियड ऑफ टाइम ये जो है यहाँ पे ज़मीन के अंदर यहाँ पे ये आ जाती है। पर जैसे ह्यूमन बींग और ये जो है एनिमल्स जब लाइव होते हैं तो यहाँ पे ये रेस्पिरेशन करते हैं। रेस्पिरेशन में क्या है, CO2 रिलीज करते हैं, तो फिर एटमॉस्फेयर पहुंच जाती है। जब यहाँ पे ये पहुंच जाती है, टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम सब कुछ बढ़ जाता है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, फॉसिल फ्यूल हो जाएगा। फॉसिल फ्यूल से एक्सट्रैक्शन करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, फॉसिल की बर्निंग होगी, और एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी से यहाँ पे ये वापस एटमॉस्फेयर में पहुंच जाएगा। तो ये आपकी कार्बन की एक साइकिल है, ठीक है। तो इतनी सी बात है। अब यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ से आएगा आपको। देखो ये बोलता है एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ की क्या है, यहाँ पे एग्रीकल्चर हो गया, डीप टिलेज है। अब यहाँ पे देखो जो किसान खेती करता होगा, अगर कोई वीडियो देख रहा होगा तो उसको पता होगा, जहाँ पे जब खेती में जब ये जो खेत होता है ना, जब ये खाली होता है, तो उस टाइम देखना काफ़ी ज़्यादा श्रब्स वगैरह जो है यहाँ पे उग जाती है। अगर मान लो यहाँ पे किसान उसको काट देता है तो ठीक है, तब उसमें वो वहाँ पे एक जगह पे इकट्ठा कर देगा। अगर नहीं काटता तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये जो है सूख के वहीं पे हो जाती है। जब ये यहाँ पे सूख जाती है तो यहाँ पे मिट्टी में मिल जाती है। तो क्या होता है, इसकी फर्टिलिटी बढ़ जाती है सॉइल की, उसके साथ यहाँ पे इसमें कार्बन भी होती है। जब हम डीप टिलेज अगर ज़्यादा अंदर तक यहाँ पे खेती करेंगे, ठीक है, तो तब ये क्या होता है, ये गैस वापस जो है यहाँ से ये रिलीज हो जाती है, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री है, इसमें मीथेन रिलीज होती है, ठीक है। तो इसमें कार्बन का कंटेंट दिख रहा है आपको, ये सी है। तो इसमें ये जो है रूमिनेशन प्रोसेस है, जो जुगाली करते हैं ना जानवर, पहले मतलब अगर आप एक गठड़ा फेंक दोगे ना उसके पास मुंह में, तो ये सारा खा लेगा एक बार में, पर वो उसको जो है डाइजेस्ट बाद में करेगा, ठीक है। तो उसमें यही बात है, जब इसको ये जो है जुगाली करेगा, जिसको जो ये डाइजेस्ट करने की कोशिश करेगा, तब ये रोमिनेशन यहाँ पे ये करेगा प्रोसेस, जिससे ये मीथेन रिलीज होता है। जिसने जानवर वगैरह पाले होंगे ना, देखना कभी जानवर के पास जाना, वहाँ पे तुम्हारे काफ़ी ज़्यादा गैस ज़्यादा जैसे मतलब महसूस होगी स्ट्रॉन्ग, तो ये वही होती है मीथेन, ठीक है। परमाफ्रॉस्ट रीजन, इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा करो जो है, ये जो परमाफ्रॉस्ट है जो कार्बन सिंक है, ठीक है। यहाँ पे मान लो ये आइस है, आइस के नीचे यहाँ पे कार्बन यहाँ पे ट्रैप है, अगर ये जो है यहाँ पे पिघल गया तो ये वापस यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग करेगा, डिफोरेस्टेशन होगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, कार्बन एमिशन हो गया। अब कार्बन सिंक के ऊपर आ जाओ, कार्बन कहाँ ट्रैप होता है। एक तो नेचुरल तरीके से होगा, ये था आर्टिफिशियल तरीके से होगा। अब नेचुरल तरीका यहाँ पे सबसे ज़्यादा ओशन में होता है, उसके बाद पीटलैंड में होता है, उसके बाद फॉरेस्ट में होता है, ठीक है। तो आपका ये जो पीटलैंड है ना, जो आपके वाटर लॉक्ड एरिया होता है जहाँ पे पानी ज़्यादा होता है, स्वैम्प्स हो गए, दलदल हो गए, तो उनको ये पीटलैंड बोलते हैं, ठीक है। तो पूरी दुनिया में 3% है, और ये जो है 30% के जितना भी कार्बन है वर्ल्ड को ये जो है सिंक करता है, ठीक है, स्टोर करता है। और इसके साथ पता क्या होता है, ये एनारोबिक कंडीशन यहाँ पे ये क्रिएट कर देता है। यहाँ पे ऑक्सीजन की एब्सेंस हो जाती है, क्योंकि यार कार्बन को ऑब्जर्व कर रहा है, तो ये ऑक्सीजन जो है यहाँ पे मोनोसाइड में समथिंग में कन्वर्ट हो जाती है ज़्यादा, ठीक है। अब ओशनिक एसिडिफिकेशन में यहाँ पे आ जाओ। अब मैंने बोला सबसे बड़ा तो ओशन ही है। अब ओशन में जितनी ज़्यादा कार्बन यहाँ पे आएगी ना, ओशन यहाँ पे सिंक की तरह यहाँ काम करता है। तो ओशन पता क्या होता है, ये एसिडिफाई हो जाता है। जब एसिडिफाई हो जाता है तो ये जो कोरल रीफ्स होते हैं ना, इनकी डेथ हो जाती है, क्योंकि ये जो है कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, बेसिक नेचर होता है। जब एसिड और बेस अपने आप जो है रिएक्ट करता है तो ये न्यूट्रल बनाता है, तो इसके कारण ये जो कोरल रीफ है आपके ये डिजॉल्व हो जाते हैं, ठीक है।
अब आर्टिफिशियल तरीके से में आ जाओ, यहाँ पे ये बोलते हैं अभी CCS, कार्बन कैप्चर स्टोरेज। ये बोलते हैं अभी ये इंडस्ट्री है ना, इंडस्ट्री से यहाँ पे जब कार्बन ये एमिट करता है, तो ये बोलते हैं अभी इसको जब ये एमिट होगा हम इसको पकड़ लेंगे यहीं से और इसको जो है अर्थ के अंदर यहाँ पे डंप कर देंगे, ठीक है। तो ये सोर्स ऑफ एमिशन में इसको जो है यहाँ पे ये कार्बन को कैप्चर कर लेंगे और उसके बाद फिर ये इंजेक्ट कर देंगे ग्राउंड में। पर इसके भी देखो डिसएडवांटेजेस काफ़ी ज़्यादा है। तो इसमें आप देखोगे जोलॉजिकल डिस्टर्बेंस है। अगर मान लो अर्थक्वेक आ गया, ये जो एकदम इतनी सारी एनर्जी यहाँ पे आपने जो है कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे स्टोर की हुई है तो एकदम बाहर आ जाएगी, ठीक है। तो सडन ग्लोबल हाउस से हम यहाँ पे जो गैस की यहाँ पे जो होगी, ठीक है, वो ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा हो जाएगी। अब इसका नेक्स्ट में यहाँ पे ये बोलते हैं कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज है, ठीक है, CCUS से इसमें है। तो ये CO2 को कैप्चर करेगा, उसके बाद फिर यहाँ पे इंडस्ट्रियल प्रोसेस यहाँ पे ये करेगा और उसके बाद फिर जब ये यूज़ कर लेंगे उसके बाद जो बचेगी तो उसके बाद फिर इसको हम डंप कर देंगे अंदर। तो इतनी सी बात है, यहाँ पे ये यूज़ कर लेंगे, यूटिलाइजेशन कर लेंगे और यहाँ पे ये सीधे स्टोर करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट आ जाओ एफोरेस्टेशन, नेचुरल से तरीके यार, जितने ज़्यादा पेड़ लगाओगे उतना अच्छा रहेगा ह्यूमन हेल्थ के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ पे कैंपेन है कैंपा, कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन मैनेजमेंट फंड मैनेजमेंट समथिंग कुछ ऐसा है। ऐसा भी जितना तुमने यहाँ पे पेड़ काटे हुए ना उतने तुम्हारे कुल काटने भी पड़ेंगे, यही बोलता है ये कैंपा, ठीक है। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में आ जाओ, इसमें क्या है यार, सन है, ठीक है, आ रही रेज, वार्म है, इवेपोरेशन हो रही है, ऊपर जा रही है, ऊपर टेम्परेचर यहाँ पे डाउन होता है जब लेफ्ट रेट के थ्रू, ठीक है, एडियाबेटिक लेफ्ट रेट होता है, प्रेशर के थ्रू यहाँ पे ये डिक्रीज होता है ना कि टेम्परेचर इसमें, ठीक है, हीट के। तो यहाँ पे ये जब यहाँ पे ये डिक्रीज होगा तो एक टाइम के बाद ये कंडेंस हो जाएगा, ठीक है, हाइग्रोस्कोपिक इसमें ये जो बन जाएंगे और ये वाटर के फॉर्म लेगा और उसके बाद एक टाइम ऐसा होगा ये जो है बरसा देगा ये पानी, ठीक है। तो बरस सोरे में गमे का हो जाएगी और ये जो पानी है ये जो है यहाँ पे अर्थ सरफेस में आ जाएगा और ग्राउंड वाटर ये तो जगह में स्टोर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो प्रोसेस है इवेपो ट्रांसपिरेशन है यहाँ पे होती है, ठीक है, इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन के यहाँ पे इन दो चीज़ों से होती है। इवेपोरेशन या ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या होता है, ये जो तुम्हारे पेड़ होते हैं ना, पेड़ों के यहाँ पे जो आपके ये जो पत्ते हैं, पत्तों से यहाँ पे ये जो है मॉइस्चर को रिलीज करते हैं उसको ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। अब नाइट्रोजन साइकिल सबसे इंपॉर्टेंट है, PYQ में जितनी बार देख सकते हो उतनी बार देखना भाई, भर भर के क्वेश्चन आते हैं। अब नाइट्रोजन जो है एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा है पर ये इनर्ट है, एक दूसरे रिएक्टिव नहीं, मतलब रिएक्ट नहीं करती इन्वायरमेंट में एक दूसरे गैस के साथ, ठीक है। तो इसका कारण क्या है ना, नाइट्रोजन जो है उसका ट्रिपल बॉन्ड में एंड ट्रिपल बॉन्ड में केमिस्ट्री में देखोगे 9th या 10th क्लास में बताया होता है, ठीक है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में। तो ट्रिपल बॉन्ड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है जिसके कारण ये रिएक्ट नहीं करता है। और जो नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है वो N2 के फॉर्म में होती है, पर जो हमारे को जो चाहिए होती है, खासकर जो प्लांट्स को चाहिए होती है, तो उनको जो है ये नाइट्रेट की फॉर्म में चाहिए होती है, ठीक है, NO3 नेगेटिव, ठीक है। तो इसमें ये चाहिए होती है, ओके। अब देखो प्लांट्स को क्यों चाहिए होती है, प्लांट्स को क्यों चाहिए होते हैं, न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स में देखोगे आपके फॉस्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये इनकी ग्रोथ के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। तो इसमें नाइट्रोजन आप देखोगे भी नेचुरली यहाँ पे अगर किसी प्लांट को मिल रहा है तो उसकी ग्रोथ जो है नेचुरली अच्छी होगी, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे जो है नाइट्रोजन के ऊपर यहाँ पे हम पढ़ेंगे, नाइट्रोजन साइकिल है, एग्जाम में भी पूछा मैं। तो 4 स्टेप में इसको हम करेंगे, नाइट्रोजन साइकिल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फ्रस्ट्रेटिव है, कई बार ये समझ नहीं आती, अगर समझ नहीं आए तो वापस दूसरी बार देख लेना, ठीक है, रिपीट करके। अब फर्स्ट स्टेप है नाइट्रोजन फिक्सेशन, उसके बाद फिर हम नाइट्रिफिकेशन करेंगे, अमोनिफिकेशन और डिनाइट्रिफिकेशन, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले देखो जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है वो 3 तरीके से होती है। एक तो जो है आपकी जो इंडस्ट्री है जो मैनमेड है उस आर्टिफिशियल तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। इसमें जो है जो आपकी जो नाइट्रोजन है उसको अमोनिया में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना, अमोनिया में कन्वर्ट करेंगे तो यूरिया के थ्रू हम इसमें डाल देंगे पेड़ों में। अब नाइट्रोजन फिक्सिंग बॉडीज़ है, अब आपकी जो यहाँ पे जो सरफेस है ना उसके अंदर जो है लैंड है उसमें जो है कुछ एक बैक्टीरियाज हैं, ठीक है, राइजोमियम हो गया, अजोटोबैक्टर हो गया। तो ऐसे ऐसे ये प्रेजेंट होता है, तो ये क्या करते हैं, ये जो नाइट्रोजन को है ये कन्वर्ट, इसको नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। और तीसरा तरीका होता है ये लाइटनिंग, आसमान है, नाइट्रोजन 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 पहुंच होगा तो इसमें जब लाइटनिंग होगी तब इसको ये जो N333 बॉन्ड है इसको ये ब्रेक कर देगा और उसके बाद ये इजीली एक्सेस हो जाएगा। कभी भी देखना जब भी बारिश होगी तो बारिश के बाद जो अगर आप जो है रोज़ गर्मियों के टाइम में पौधे को पानी देंगे तो कभी भी ग्रो नहीं करेगा, पर जैसे एक बारिश होगी तो उसका हाइट सीधे एकदम जो है बढ़ जाएगी, ठीक है। तो फर्स्ट प्रोसेस है आपकी नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो इसमें हम देखेंगे ये जो नेचुरली है, इसमें अगर मान लो ये जो सॉइल है ना, सॉइल में यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज है, तो ये कौन कौन से 3 बैक्टीरिया यहाँ के मैं आपको याद रखूँ, वैसे तो बहुत सारे हैं पर 3 रखोगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो 3 बैक्टीरिया कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पे एक सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है और एक फ्री लिविंग है। सिम्बायोटिक का मतलब क्या होता है, ये अकेला नहीं रहता है, किसी और के साथ जुड़ा हुआ रहता है। तो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है आपका राइजोबियम, ठीक है। तो ये राइजोबियम आपको लेगुमिनस प्लांट्स में देखने को मिलेगा। लेगुमिनस प्लांट्स का मतलब ये जो आपकी दालें हैं ना, पल्सेस वगैरह जो चने वगैरह की दाल है उसके ये जो रूट्स है ना उसके नोड्यूल्स में चिपका होता है, ठीक है। तो जिससे ये जो है नाइट्रोजन जो है इसको ये अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। ये जो नाइट्रोजन है इसको ये अमोनिया में कन्वर्ट करेगा। अगर अमोनिया वाटर के साथ यहाँ पे ये रिएक्ट करेगा तो ये अमोनियम आइन इसको ये बना देगा NH4 पॉजिटिव, ठीक है। तो ये जो है आपकी यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस है।
और जो दूसरा बैक्टीरिया आपका है, ये जो है फ्री लिविंग बैक्टीरिया जो अकेला रहता है, ये क्लोस्ट्रोडियम बैक्टर है और अजोटोबैक्टर है, ठीक है। तो ये 3 बैक्टीरिया आपको याद रखने पड़ेंगे, जो आपके जो बोलेंगे भी नाइट्रोजन को अमोनिया में कौन कन्वर्ट करेगा बताओ, तो तुम्हारे को बताना पड़ेगा। ट्रिक है यहाँ पे मैंने बताया हुआ कार। अगर तुम्हारे को नाम भी याद नहीं रहते ना, अगर मान लो एग्जाम में आ भी जाते हैं, तो यहाँ पे देखना ना, ए से अजोटोबैक्टर आएगा, सी से क्लोस्ट्रोडियम आएगा, आर से राइजोबियम आएगा, और जो सिम्बाइटिक है इसलिए ये लास्ट में आ रहा है, इससे भी याद रखना भी है। यहाँ पे ये जो है फ्री लिविंग है और ये सिम्बाइटिक है। अब नाइट्रिफिकेशन के ऊपर आ जाओ, जब अमोनिया यहाँ पे बन गया या अमोनियम आयन बन गया, तो यहाँ पे तुम्हारे को 2 बैक्टीरिया और याद करने पड़ेंगे, ठीक है। 6 बैक्टीरिया है टोटल वैसे। तो यहाँ पे जब अमोनिया से यहाँ पे जब नाइट्रोसोमोनस बैक्टीरिया जब यहाँ पे कॉन्टैक्ट में आएगा, तो ये जो है इसको नाइट्राइट में यहाँ पे कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, NO2 नेगेटिव में, ठीक है। तो इसमें ये कर देगा, और उसके बाद फिर यहाँ पे जब नाइट्रोबैक्टर आएगा, तो यहाँ पे इसको ये जो है नाइट्रेट में कन्वर्ट करेगा। अब ये नाइट्रेट वही नाइट्रेट है जो प्लांट्स को चाहिए होता है, ठीक है। तो इसको प्लांट्स कंज्यूम करते हैं, एनिमल्स, और ये न्यूट्रिएंट साइकिल में फ्लो करता है, ठीक है, जिससे हमारी बेस में जो है नाइट्रोजन की बेस में ये जो है पूरी करता है। अब एक ट्रिक बताऊँ मैं यहाँ पे, जैसे अगर तुम्हारे को याद नहीं रहे तो देखो, बजाज की कंपनी है, सॉरी यहाँ पे बाइक की वेराइटी है, एक पल्सर है, ठीक है। तो पल्सर में भी यहाँ पे एक बाइक है, इन्होंने निकाली है पल्सर NS200, ठीक है। तो इससे याद रख लेना भाई, ठीक है। तो ये ट्रिक है N2SP मतलब NSB, ठीक है। तो N से आपका यहाँ पे नाइट्रो आएगा, S से सोमोनस आएगा, B से बैक्टर आएगा, ठीक है। और ये जो दूसरा एक्स्ट्रा स्केयर है ये नाइट्रेट करेगा। और सिमिलरली यहाँ पर भी N से आपका यहाँ पे नाइट्रो आएगा, B से बैक्टर आएगा, ठीक है। तो इतना याद रख लेना भी, जो पहला होगा जो नाइट्राइट के बारे में आएगा, तब यहाँ पे N2SP आएगा। इतनी सी बात है, अगर याद रख लोगे तो भाई हो जाएगा बल्ले बल्ले। अगर 2-3 बार पढ़ोगे तो तब तो फिर ऐसे याद हो जाएगा भी नाइट्रोसोमोनस है, नाइट्रोबैक्टर है, ठीक है। थर्ड्स पे यहाँ पे प्रोसेस है अमोनिफिकेशन। अब देखो यहाँ पे अमोनिया तो बन गया था, अब ये जो है ना, ये वापस इसको अमोनिया में कन्वर्ट करेगा। अब जब ये जो पेड़ पौधे एनिमल इसको कंज्यूम करेंगे, तो एक टाइम ऐसा होगा इनकी डेथ भी हो जाएगी ना। जब ये मर जाएंगे, तो जो डिट्राइटस है ना आपके, इसमें कोई बैक्टीरिया नहीं होगा, जो ये डिट्राइटस है इसको ये डिकम्पोज कर देंगे अमोनिया में, ठीक है। जो अमोनिया फिर मिट्टी में यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। जो सॉइल है उसके अंदर ये यहाँ पे मर्ज हो जाएगा, और ये जो अमोनिया है इसको ये डिनाइट्रिफिकेशन कर देगा। तो यहाँ पे जो है डिकम्पोजिशन हो जाएगी इसमें, और ये यहाँ पे एक बैक्टीरिया और आएगा फाइनल, इसको बोलते हैं सुडोमोनस बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन की फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा इसको। तो ये NH4 इसको भी, और NO3 नेगेटिव नाइट्रेट, और इस दोनों को ये जो है यहाँ पे करता है। और सुडोमोनस जो है एनारोबिक कंडीशन भी करता है और एरोबिक भी करता है। तो एनारोबिक के बारे में पूछा हुआ था, तो मैंने इसमें लिख दिया हुआ है। तो ये चीज़ है, अगर तुम्हारे को नहीं आई समझ तो वापस देख लेना, ठीक है। तो कई बार ऐसा भी हो जाता है कि ये बोलेगा भी नाइट्रिफिकेशन में यहाँ पे जो है अजोटोबैक्टर है, तो तुम्हारे को ये भी पता होना चाहिए भी यहाँ पे नाइट्रोसोमोनस है और नाइट्रोबैक्टर है, ना कि ये। अब आ जाओ सेडिमेंट्री साइकिल में, आई समझ या नहीं आई समझिए। वैसे तो आई जानी चाहिए यार, क्योंकि है तो ये इसमें है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन से ये अमोनिया में बनेगा, अमोनिया से यहाँ पे ये नाइट्राइट में बनेगा, नाइट्राइट से ये नाइट्रेट में बनेगा, और नाइट्रेट से वापस ये अमोनिया में आएगा, और अमोनिया से यहाँ पे ये जो है नाइट्रोजन में वापस आएगा। इतनी सी बात है, अगर समझ आ जाएगी तो ठीक है, नहीं आएगी तो भाई वापस देख लेना, ठीक है। फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो टाइम लगेगा। अब सेडिमेंट्री साइकिल के ऊपर आ जाओ, यहाँ से पूछा हुआ था सल्फर के ऊपर, मैं बोला भाई सर सल्फर साइकिल के सोर्स क्या है, तो इसमें पूछा हुआ था भी वेदरिंग है और वोल्केनिक इरप्शन है। बोलो ओनली 1 और ओनली 2 के हिसाब से पूछा हुआ था, यहाँ पे ओनली 1 था, ये सॉरी ओनली 2 है, तो ये भी था। जो पर फॉस्फोरस का जो सोर्स है ना, वो वेदरिंग है। वेदरिंग का मतलब समझते हो ना, ये जो पत्थर है, बारिश हो रही है, हवा हो रही है, कुछ भी ऐसा हो रहा है, ये यहाँ से टूट गया और यहाँ से यहाँ पहुँच गया, ठीक है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये जो है पत्थर ये भी टूटा और इसकी मिट्टी बन गई, पानी के साथ ये बहता बहता हुआ अंदर पहुँच गया, ठीक है। पानी के अंदर जो है समंदर या नदी में पहुँच गया, और जिसके बाद आप देखोगे ये समंदर में कुछ थाउजेंड्स ऑफ ईयर यहाँ पे रहेगा, थाउजेंड या लैक्स ऑफ ईयर, करोड्स ऑफ ईयर। जब जियोलॉजिकल एक्टिविटी होगी, ठीक है, जब आपकी एक्सोजेनेटिक एक्टिविटीज़ ज़्यादा हो जाएगी, तब ये बाहर को आ जाएगा वापस लैंड में, ठीक है, और उसके बाद फिर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है ये वेदरिंग है, इसमें जो है यहाँ पे वेदरिंग है, पर इसमें वोल्केनिक इरप्शन है, इसमें वोल्केनिक इरप्शन नहीं है, ये बात ध्यान रखना। और इसमें फीचर देखो तो गैसेस फॉर्म में आपको सल्फर मिलेगी, हाँ जी, एसिड भी मिलती है, एसिड रेन यहाँ पे कॉज करती है, इसमें नहीं मिलेगी। प्राइमरी सोर्स क्या है, वोल्केनिक इरप्शन है, और वेदरिंग है इसमें, पर इसमें क्या है, वेदरिंग ये रॉक की, ठीक है, ये बात याद रखना। और ह्यूमन इम्पैक्ट क्या है, हम क्या इसमें पेट्रोल में आपको ये देखने को मिलेगा मैक्सिमम, ठीक है, पेट्रोलियम में, फॉसिल्स में। और ये इंडस्ट्रियल इम्पैक्ट यहाँ पे है इसका, ठीक है। और ये जो क्या है फर्टिलाइजर में यूज़ होता है, ज़्यादा एक्सेस में करोगे तो ये यूट्रोफिकेशन भी कर देता है। यूट्रोफिकेशन अगर मैं बताऊंगा आप आगे, जो BOD COD आएगा तब उसमें होगा, ठीक है। तो इसमें ये जो है यूट्रोफिकेशन होता है, ऑलिगोफिकेशन होता है, ठीक है। यूट्रोफी और ऑलिगोट्रोपी जो है 2 चीज़ होती है। तो इसमें क्या होता है, एल्गल ब्लूम होता है, एल्गल ब्लूम से क्या होता है, यहाँ पे डेड जोन क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ पे देखो एसिड रेन इसका इंपैक्ट है, इसका यूट्रोफिकेशन है, और की बैक्टीरिया जो है थायोबैसिलस है, इसको याद रखना होता रख लेना। तो इसी के साथ तुम्हारी जो इकोलॉजी है ना, ये कंप्लीट होती है, ठीक है भाई, ढंग से करना है इसको। अगर मैं बोलता हूँ कम से कम 4 से 6 नंबर यहाँ पे, मतलब 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, मजाक में मत लेना, मैं बस सच बोल रहा।
ठीक है, तो यहाँ पे हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर है बायोम, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक इसको तैयार करो। टाटा बाय बाय।